अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। जुम्मा मुबारक, गुड मॉर्निंग। इस मुबारक दिन की तमाम घड़ियां हम सबको मुबारक हों और अल्लाह करे ये पूरा दिन हमारा बहुत ही ज़बरदस्त गुजरे। मौसम कैसा है मुल्क भर का, इसकी बात सबसे पहले करते हैं। मौसम सर्द हो रहा है, कुछ हवाएं भी चल रही हैं। शुमाली इलाकों में मौसम सर्द रहेगा और कहा यह जा रहा है कि इस वीकेंड बारिशें होंगी और बहुत से ऐसे इलाके जहां एक्सपेक्ट किया जाता है ना कि सर्दी की पहली बर्फबारी, तो वो भी एक्सपेक्ट की जा रही है गलियात में, तो पहाड़ों की तरफ। और शुमाली इलाकों की बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान में यूँ भी बर्फबारी ज़ाहिर हुई है। कुछ दिन पहले भी हमने देखा था कि बाबूसर टॉप पे बर्फबारी, लेकिन अभी फिर कहा जा रहा है कि मानसेरा तक जो है ना पहाड़ों पे बर्फबारी होगी, सर्दी बढ़ जाएगी। प्रॉपरली सर्दी का आगाज हो गया है, लेकिन ये मौसम सर्द होना चाहिए, लहजे सर्द नहीं होने चाहिए। आपने अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ बड़े अच्छे से पेश आना है, ख्याल रखना। चाय सर्द होनी चाहिए, चाय भी बिल्कुल सर्द होती है कि ठंडी होती है? ठंडी होती है। सर्द क्यों नहीं होती? सर्द इसलिए नहीं होती कि इसको सर्दी नहीं लगती ना। वो तो हमें लगती है, तो हमारे लिए मौसम सर्द हो जाता है। अच्छा सवाल था ये। जैसे 2 तिहाई और 3 तिहाई की हम डिस्कस कर रहे थे। 2 तिहाई जो है उसमें जो 2 पोर्शंस है वो मेजॉरिटी है, जबकि 3 चौथाई में जो 3 है वो मेजॉरिटी। फिर हमने क्या किया, हमने टिश्यू पेपर पे ना पहले टिश्यू के 3 पेपर्स किए, फिर एक के 4 पेपर्स किए, फिर हमने बताया कि अच्छा कौन से की ज्यादा होती है। तो तय हुआ कि 3 चौथाई हो तो वो ज्यादा है। और अच्छा, वैसे जिंदगी को अच्छा गुजारने के लिए अच्छा है कि छोटी छोटी एक्सरसाइजेज होती रहे, आपका दिमाग काम करता है, तो आपको पता लगता रहता है क्या करना है। बिल्कुल। तो भी क्विकली हम शेयर कर दें कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेजाबाजी। आप ये देखिए कि इस दौर में भी जब हम और स्पोर्ट्स देखते हैं, ऐसे में अच्छा इतने प्यारे विजुअल्स होते हैं ना नेजाबाजी के। आप ये देखिए कितने रंगीन, पंजाब का कल्चर नेजाबाजी, और ये हम देखेंगे कुछ दिनों में इंशाल्लाह कि 10वीं ये चैंपियनशिप होने वाली है और ये जश्न नेजाबाजी है। मुल्क भर से टीम्स पहुंच चुकी हैं। ये रावलपिंडी में होगा और निजी राइडिंग क्लब है, यहाँ पर सेक्रेटरी हैं जमशेद खान साहब। वो कुछ देर में हमारे पास आएंगे भी और उनसे हम पूछेंगे भी 6 साल की उम्र से घुड़सवारी का शौक, और अभी जिस तरह उस शौक को तकवीत मिल रही है, तो इस इवेंट से मुताल्लिक कौन कौन जा सकता है, कहां कहां से टीम्स आई हैं, कितने क्लब्स हैं और ये खुद कितना रोल प्ले कर पा रहे हैं। और ये जो रंगारंग विजुअल्स हमारे तक पहुंचे हैं, ज़ाहिर है आइंदा आने वाले दिनों में और विजुअल्स आएंगे। विल ट्राई टू गो देयर एज वेल इंशाल्लाह। और ये जो आप घुड़सवारी के विजुअल्स दिखा रहे थे ना हम लोग, उसमें कुछ मिट्टी भी नजर आती है जिससे स्किन खराब हो जाती है, तो स्किन डिजीजेस से रिलेटेड भी आज हम बात करेंगे। किसी को बहुत ज्यादा इचिंग होती है, दाने निकल आते हैं, आजकल ड्राइनेस बहुत हो जाती है। लेकिन मिट्टी अच्छी भी होती है, मुल्तानी मिट्टी लगा के देखिए। वो मुल्तानी मिट्टी की बात है, ये वाला जो मिट्टी कटा होता है ना, ये नहीं अच्छा होता बिल्कुल भी। इससे आपने बचना है। तो आज स्किन केयर पे हम बात करने वाले हैं। डॉक्टर आमना उस्मान हमें ज्वाइन करेंगी, तो उनसे हम जानेंगे कि क्या करना चाहिए। अच्छा, वैसे कुछ चीजें तो बताई जाती है ना कि ये आप लगाएं तो स्किन अच्छी होती है, लेकिन हम आपको ये भी बताएंगे कुछ चीज़ें आप खाएं जिससे आपकी हेल्थ अच्छी होती है, और वो ऑर्गेनिक फूड्स होते हैं। हम अक्सर बात करते हैं ना कि सब्जियां ऐसी जो कि बहुत हेल्थी हों। मुझे याद है कराची में एक इलाका है गडाप, और वहाँ पे जो सब्जियां हैं चंद साल पहले रिपोर्ट हुआ कि गटर के पानी से काश्त हो रही है। तो जाहिर है कि वो जो सब्जी जो गटर के पानी से काश्त होगी वो हेल्थी नहीं होगी। ऐसे में हम सब ये बात करते हैं कि अच्छा हमें अपनी इतनी स्पेस में, जो भी स्पेस अवेलेबल हो, छोटा सा लॉन है, बैकयार्ड है, इवन छत है, आप वहाँ सब्जियां उगाई। तो ये जो विजुअल्स आपको हम दिखा रहे हैं ये किचन गार्डनिंग के हैं, और कैसे छोटे से एरिया में इन्होंने बड़े बड़े कद्दू उगाए हैं और इसके अलावा बहुत सी सब्जियां भी उगाई हैं, बहुत से फल भी उगाए हैं, चेरी टमाटोज भी उगाए हैं। तो हमारा सवाल आज ये होगा सलमा कि अब चूंकि हम जरा ऑटम में दाखिल हो रहे हैं, क्या ये मौसम है किसी सब्जी के लगाने का, या कि वी शुड वेट, बट कितना फीजिबल होता है ये, इस पर और ये इकोनॉमिकल भी बड़ा होता है, आपके पैसे बचते हैं जब आप किचन गार्डनिंग। ये देखिए, ये हवा में उगने वाले आलू हैं। वाह, ये इस तरह के आलू हर घर में होने चाहिए ताकि एटलीस्ट एक फैमिली की ज़रूरियात तो पूरी होती रहे। अच्छा, साथ ही साथ शेब एक ज़िंदगी का बड़ा अहम मामला जिसको आज हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम के आखिर में, वो है इद्दत। इद्दत से बहुत सी मिथ्स जुड़ी हुई हैं। एक ऐसी खातून जिसके शौहर की वफ़ात हो जाए, उनका इंतकाल हो जाए, उसके बाद उस खातून को अपनी इद्दत का जो अरसा होता है वो कैसे गुजारना चाहिए, किस घर में गुजारना चाहिए, उस पर क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं हमारे माशरे की तरफ से, हमारा मज़हब इसके बारे में क्या कहते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। सेक्रेटरी इस्लामी निजाती काउंसिल डॉक्टर इकरामुल हक साहब हमें प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल, और ये तो हमारे प्रोग्राम में आने वाले मौज़ूआत और मेहमान की हमने बात की है। कल का दिन एक अफसोसनाक वाक़या पेश हुआ।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, उन पर फायरिंग हुई, उनके साथ और कुछ साथी भी थे। उस फायरिंग के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला के इलाके अल्लाहवाला चौक में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के कंटेनर पर फायरिंग की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और इस वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब की है। सियासत अपनी तरफ, लेकिन गोली पर या इस तरह के मामले पर हमेशा से मजम्मत की जाती रही है और ये बहुत अच्छी बात है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फौरी तौर पर नोटिस लिया है और उन्होंने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब को आईजी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी पंजाब से कहा है कि फौरी तौर पर रिपोर्ट लें, इस मामले को देखें कौन इसके पीछे था और वफाकी हुकूमत जो है वो सिक्योरिटी और तफ्तीश के लिए पंजाब हुकूमत की भरपूर मदद फराहम करेगी। और ये कितनी अच्छी बात है शुएब कि ये जो वज़ीर-ए-आज़म ने जो बयान दिया और जिस तरह उन्होंने कोऑपरेशन के लिए हिदायत दी कि सूबे को जो भी मामले चाहिए होगी उसके लिए वफाकी पुलिस या वफाकी इदारे असिस्ट करेंगे, इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती कि जब किसी पे मुश्किल आए, किसी पे कोई भी परेशानी आए तो तमाम सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रख दिया जाए और सबसे पहले इंसानियत के तहत उस बंदे की, उस शख्स की, उस जमात की मदद की जाए। तो ये वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के जो बयान था उसका जिक्र कर रहे थे हम, साथ साथ वज़ीर इत्तलात और नशियात मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने कल एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी यही कहा कि इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को इस पर एक्शन लेना चाहिए, इंतज़ामिया, दीगर महकमे जहाँ जहाँ जो चीज़ें पंजाब हुकूमत के दायरे इख्तियार में आती हैं वो इस वाक़े की हर तरह से छानबीन करें, हक़ाइक़ को सामने लाना चाहिए और साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस वाक़े की इब्तदाई जो रिपोर्ट है वो फौरी तौर पे तलब की है। इसके अलावा जैसे आपने बताया कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, इंस्पेक्टर जनरल और चीफ सेक्रेटरी पंजाब से भी वो मुसलसल कॉन्टेक्ट में है ताकि जो भी हैपनिंग्स हैं, जो भी हो रहा है, किस रुख में कहाँ कहाँ तफ्तीश के जो पहलू इस वक्त ज़ेर गौर लाए जा रहे हैं, वो सारे वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि उनको आगाह किया जाए, उनके इल्म में होने चाहिए। बिल्कुल, चलें जी बढ़ते हैं आगे। खबर हमारे पास है, वो रशियन कंपनी की खबर है और इस कंपनी ने एंग्जाइटी को दूर करने या उसको ख़त्म करने का एक हल तैयार किया है। लेकिन ये हल जानकर आप भी बड़ा हैरान होंगे कि कैसा हल है। ये हल है कि ये एक और परेशानी है, क्योंकि एक खौफनाक सी कहानी है जो आपके साथ हम शेयर करें कि रूसी कंपनी ने इज़्तिराब और परेशानी के शिकार मरीज़ों को 1 घंटे तक ज़िंदा दफन करने की तजवीज़ पेश की है कि ये इनका इलाज है, ये इनका हल है और कंपनी को यकीन है कि इससे इन लोगों के खौफ और परेशानी पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। बट आई हैव अ क्वेश्चन कि क्या इससे परेशानी कम होगी या बढ़ जाएगी? एक तो वैसे भी हम देखते हैं आधी परेशानी तो ये सोच के भाग जाएगी कि मुझे इन्होंने दफन कर देना है, ज़मीन में गाड़ देना है नहीं पर और बाकी आधी कि मुझे निकाल लेना है घंटे बाद अगर निकालना भूल गए तो बस समझो हम काम से गए। लेकिन ये परेशानी का हल ढूंढने का अच्छा तरीका है कि बंदे को कह दे शेब आप परेशान हुए तो मैंने आपके साथ ये करना है, परेशानी अगर वो यही करना चाह रहे हैं कि एक ऐसी जगह पे उन्हें रखना चाह रहे हैं जहाँ पर कोई आवाज नहीं है, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, सुकून है, खामोशी है, शुएब ये कैसा कमरे में बंद कर दें, किसी साउंड प्रूफ कमरे में थोड़ी देर मेरा ख्याल है एंजाइटी का अच्छा इलाज ये है कि अपने लिए दुआ करें और दूसरों के लिए जो है वो आप किसी के लिए कोई अच्छा काम करते हैं ना तो आपकी आधी परेशानी भाग जाती है। आप जब भी परेशान हो तो मेरी ज़ाती राय ये है कि आप नेकी का कोई काम करें, आप किसी भूखे को खाना खिला दें, किसी की फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं तो वो करें। ये कब्र में जाने वाली जो बात है ना, ये ठीक नहीं है, जाके बंदा वापस ना आए फिर। हम तो हमेशा के लिए जाते हैं ना, हमारा तो कॉन्सेप्ट ये है। एनीवेज एक और चीज़ जो अभी मैं चाह रही थी कि मैं शेयर कर दूँ शुएब, वो ये है जनाब कि उर्दन के शाही इदारे रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक सेंटर ने साल 2023 के लिए 500 बाअसर मुसलमान शख्सियात की एक लिस्ट जारी की है जिसमें नंबर 1 पे हैं जनाब सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़, जबकि दूसरे नंबर पर है ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई। लेकिन सबसे अच्छी बात कि जो लिस्ट है इसमें जनाब पाकिस्तान से किस किस के नाम शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, मौलाना तारिक जमील साहब, सिराजुल हक साहब, मौलाना इलियास कादरी, डॉक्टर अताउर रहमान, मलाला यूसुफजई और पाकिस्तान के मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी इस लिस्ट में शामिल है। तो 500 जो 62 तरीन शख्सियात में ज़्यादातर लोग तो मुझे लगता है हमारे ही हैं। हाँ कह सकते हैं कह सकते हैं। चले जी बढ़ते आगे। जो लिस्ट की बात अब हो ही रही थी, एक और लिस्ट भी जारी की गई है, वो भी शेयर कर लेते हैं आपसे। वो एयरलाइंस से मुताल्लिक है, उनकी सर्विस डिलीवरी से मुताल्लिक है। हम अक्सर बात करते हैं अपने इंटरनेशनल एयरलाइन यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की, और अब हम ये देख रहे हैं कि जनूबी एशिया की जो एयरलाइंस हैं, एक तवील फहरिस्त है,
और इसमें हमारी एयरलाइन 7th नंबर पर आई है। और कंपनी ने ये बतानी कंपनी है जिसने ये फहरिस्त जारी की, उस कंपनी ने पीआई के लिए जनूबी एशिया में 7वें बेहतरीन अमले की दर्जाबंदी की कि अमला बहुत अच्छा है, यानी बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस। तो ये बाकमाल लोगों की बात हो रही है कि 7th नंबर पर ये लोग आए हैं। इस फहरिस्त में और किसी पाकिस्तानी एयरलाइन को जगह नहीं मिली, बट पीआईए मेड दैट स्पेस। और शुएब, पीआईए की एक हिस्ट्री रही है, अगर हम वो भी शेयर कर दें साथ ही साथ, जो बाकी 7 से ऊपर भी हैं तो सिखाया पीआईए ने कहीं ना कहीं उनको होगा, कहीं ना कहीं नहीं, एग्जैक्टली पीआईए ने सिखाया है। लोग पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए आया करते थे और हमारी एयरलाइन से ट्रेनिंग लिया करते थे, खा वो पायलट्स हो, उनका स्टाफ हो, और इवन बहुत सारे डोमेन्स जितने भी शोबे एयरपोर्ट पे काम करते हैं। पाकिस्तान एयरलाइंस दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन हुआ करती थी, आज भी है नो डाउट। कुछ हालात बीच में बुरे रहे लेकिन हम वापस ट्रैक पे ला चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी चीज़ें बेहतर हो चुकी हैं और मज़ीद इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बेहतर हो जाएंगी। और एयरक्राफ्ट्स भी आ रहे हैं, नया आप ज़रा अमला ट्रेन भी हो रहा होता है, और जनरली भी हम देखते हैं कि किस तरह से हमने एज इंटरनेशनल पावर्स अपने आप को अपग्रेड करना है। बढ़ते हैं आगे। प्रोग्राम के आगाज़ में जो हमने जिक्र किया था खेल का, उस पर जाने से पहले एक और खेल है, उसका जिक्र आज़ादी इजहार राय की। आज़ादी एक सबसे अहम खेल है, पहले उसका जिक्र करें। ठीक है, पहले उसका जिक्र करें। आज़ादी इजहार राय की आज़ादी होनी चाहिए लोगों को, लोगों की इज्जत नफ्स और सोशल मीडिया पर तवाज़ुन के लिए एक मरबूत हिकमत अमली बहुत ज़रूरी होती है। तो अदलिया के 75 साला सफ़र से मुतालिक पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की काविशें नहायत काबिल तहसीन हैं, जिस पर बात भी हुई है, एक मुख्तसर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। तो इस बारे में ये कहा गया है कि उम्मीद है कि लॉ एंड जस्टिस कमीशन और पीटीवी मिलकर कवानीन से मुतालिक आगाही और इंसाफ के लिए रसाई के लिए शऊर उजागर करने में किरदार अदा करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने ये कहा है और अप्रिशिएट किया गया है पाकिस्तान टेलीविज़न की काविशों को, पाकिस्तान टेलीविज़न ने जो काम किया, और ये जो डॉक्यूमेंट्री थी इसके अलावा भी उम्मीद की जा रही है कि बहुत सा काम किया जाएगा। और पीटीवी को अप्रिशिएट किया जाता है तो मैं और शुएब वैसे ही खुश हो जाते हैं कि पीटीवी को अप्रिशिएट किया अपना इदारा है ना जी, अपना इदारा है, इसने में पहचान दी है और ज़ाहिर हम खुश ऐसे लगता है हमारी तारीफ हो रही है ना जब पीटीवी की तारीफ होती है। ट्रू दैट। चले एक और ख़बर जो मैंने इससे पहले जिक्र किया ना कि हम खेलों की बात भी आज करेंगे, तो इसमें तकरीबन अब 2 हफ्ते बाकी रह चुके हैं जब निगाहें कतर में होंगी, यानी कतर की जानिब होंगी। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 सिर्फ 2 हफ्ते बाकी हैं इसके आगाज़ में, और ये रंगारंग जो मेला है ये 18 दिसंबर तक जारी रहेगा। 20 नवंबर से इसका आगाज़ हो रहा है। इफ्तिताही मैच होना है कतर और एक्वाडोर के दरमियान, और दोहा के दोनों बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों पर मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये कहते हैं, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1.2 मिलियन से ज़ायद शायकीन यहाँ पर पहुँचेंगे। और मेरे कुछ दोस्त जो कि फ़ुटबॉल के शायकीन में हैं वो तो ये चाह भी रहे हैं कि उनको किसी तरह से वहाँ पर टिकट मिल जाए, बट अभी तक टिकट्स मिल नहीं रहे। बिकॉज ज़ाहिर है मैं बात करूँ स्टेडियम के टिकट्स की, सोल्ड आउट। आप ये देखिए कितने ज़्यादा उनके शायकीन होते हैं, बट एनीवेज अगर मिल पाया टिकट तो ज़रूर वो जाएंगे। कुछ दोस्त कतर में वो भी चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग पाकिस्तान से भी आएँ, वो ज़्यादा वेलकम करना चाहते हैं जी पाकिस्तान से मैक्सिमम शायकीन को। फुटबॉल हमारा गेम, शायकीन भी हमारे ज़्यादा जाएंगे, लेट्स सी। वर्ल्ड कप में 32 ममालिक की टीम हिस्सा ले रही हैं, और ये जिस तरह मैंने पहले बताया कि दिसंबर तक ये मुकाबले जो हैं वो जारी रहेंगे। और 8 स्टेडियम्स हैं जिन्हें तैयार किया गया, सिर्फ एक स्टेडियम नहीं है, 8 स्टेडियम्स जहाँ पर ये मैचेस होने हैं, जहाँ यानी हर मैच एक नई जगह पे होगा, राइट? टोटल 8 मैचेस थोड़ी हैं। हाँ ज्यादा है, लेकिन चलो 2-3 कर लो, जितने भी मैचेस होंगे ऐसे होगा, डिवाइड करेंगे ना। ज़ाहिर है वो चाहते हैं कि दूसरा स्टेडियम नाराज ना हो जाए ना कि हमारे यहाँ मैच नहीं हो, इसलिए ये भी होता है। और उनकी तैयारी देखिए, उन्होंने अच्छी तैयारी की है ना कि 8 स्टेडियम्स को रेडी किया है फॉर दैट वर्ल्ड कप। चलें अब बढ़ते हैं अपने खेल की तरफ, जिसका मैं जिक्र किया था कि रंगारंग सा एक खेल होता है, बड़े प्यारे इसके विजुअल्स होते हैं, धूल और मिट्टी उड़ाते। हम बात करेंगे उस मैदान की जहाँ पर घुड़सवारी होती है, यानी नेज़ाबाजी होती है। टेंट पैकिंग की आज हम बात करेंगे। तारीख़ी खेल है, रवायती खेल है, पंजाब में ज़्यादा खेला जाता रहा है, और खेल का जो कहना चाहिए ना कि बादशाहों को पसंद रहा है ये खेल, बादशाहों का खेल कहा जाता है, बादशाहों का खेल कहा जाता है। और अभी हॉर्स राइडिंग क्लब है रावलपिंडी का, और वहाँ पर 4 से 6 नवंबर तक मुकाबलों का इनेकाद किया जाएगा। और 10वें जश्न नेज़ाबाजी में मुल्क भर से जो टीम्स हैं वो पहुँच चुकी हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। हमें ज्वाइन करें सेक्रेटरी बहर राइडिंग क्लब मलक जमशेद खान साहब, जिन्हें बचपन से ही घोड़ों का शौक, तकरीबन 6 साल की उम्र से घुड़सवारी कर रहे हैं और ऐसे इवेंट्स का इनेकाद भी करें, तो उनकी तरफ बढ़ते हैं। आज ज्वाइन कर चुके हैं, हमें उनसे पूछते हैं इस इवेंट की क्या डिटेल्स। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर, घुड़सवारी का जैसे ही जहन में आए या नेज़ाबाजी आए तो ये पगड़ी भी आ जाती है, ये शान भी सामने आ जाती है, तो थोड़ा सा बताएं कि सर क्या कुछ होने वाला है इस जश्न में।
हम हर साल ये बैरिया टाउन में जश्न नेज़ाबाजी करवाते हैं। ये हमारा 10वां जश्न नेज़ाबाजी है। ओके। 2013 से हमने शुरू किया था। सही। इसमें अभी कोई 450 घोड़सवार हिस्सा लेगा। ओके। इस नेज़ाबाजी के मुकाबले होते हैं, सिंगल भी, सेक्शन भी। उसमें टीम टू टीम मुकाबला इस दफ़ा हमने किया है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, पहले इस तरह का ट्राई किसी ने नहीं किया। हमने ये नया काम किया है कि टीम टू टीम मुकाबला करवाएंगे, सही नॉक आउट सिस्टम, सही। कि जो टीम हारेगी उसी वक्त वो आउट हो जाएगी। अच्छा, जिस मैच में वो हारी वो टीम आउट। नॉकआउट। सर ये जो नेज़ाबाजी का मुकाबला होता है, इसमें किसी खास ब्रीड के घोड़े होते हैं? कोई एक ब्रीड होती है? ज़्यादातर देसी घोड़े हैं, पाकिस्तानी ब्रीड। ठीक। इसमें फिर मिक्स ब्रीड भी है, थारोब्रेड और पाकिस्तानी। और आपको पर्सनली कौन सी पसंद है? पाकिस्तानी ब्रीड, देसी घोड़ा। उसकी स्पीड बहुत अच्छी है, हल्की स्पीड से चलता है, उससे निशाना अच्छा लगता है। ग्रेट। जो थारोब्रेड घोड़े हैं उनका कदम ज़रा लंबा करते हैं, उस पर सवार जम के सही बैठ नहीं सकता, उससे निशाना ज़रा मुश्किल लगता है। अच्छा, और ये जो दूसरी ब्रीड्स होती हैं, ये पाकिस्तान से बाहर से किसी मुल्क से पाकिस्तान आती हैं? इंग्लैंड की ब्रीड है थारोब्रेड। फिर ओके। अरेबियन भी हैं। अरेबियन कौन कौन सी है? अरेबियन एक अरबी एक घोड़े है, होते अरबी तो हैं। बहुत खूबसूरत होते हैं घोड़े। हमारे पास हैं वो अरबी घोड़े भी। खूबसूरत अच्छा। होते हैं लेकिन निशाना अच्छा नहीं लगता वो उससे। ज़रा लंबा दौड़ते हैं। अच्छा अदरवाइज तो सबसे मजबूत घोड़ा अरेबियन ही है। हम अच्छा। मजबूत, बिल्कुल ऐसे ही लेकिन इस नेज़ाबाजी के गेम में ये ज़रा मुश्किल हो जाता है, उस पर निशाना लगाना। कि वो तेज बहुत है ना, निशाने तेज मिस भी हो है जाते और हैं। उसका कदम लंबा होता है, ज़रा निशाना गिरते। ये बड़ी छोटे स्पीड से दौड़ते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। देसी घोड़े। और ऐसे होता है कि अगर कोई घुड़सवार आ रहा है तो वो अपनी मर्जी का घोड़ा लाए, अपनी पसंद का, या वहाँ पे उसके पास चॉइसेस नहीं होती? नहीं, जो वो अपने available घोड़े है लाते उसी हैं। से? घोड़सवार जो आएगा सारे अपना घोड़ा खुद अपना लाएगा। घोड़ा लेके आएगा। अपने घोड़े लेके आते हैं। सारे बाई ट्रक्स आए हैं, कुछ पहुंच गए हैं, कुछ पहुंच रहे हैं। ओके। हमारा आज इवेंट जो शुरू हो रहा है 3 बजे, हाँ। वो बच्चों का गाला है। जो हमारे मेंबर्स हैं बैरिया रॉयल राइडिंग क्लब के, उसमें वो हिस्सा लेंगे। अच्छा। उसमें ये है, वॉरियर कटिंग है, रिले रेस है, शो जंप है, म्यूजिकल चेयर है, ड्रम रेस है। वो जो हमारे मेंबर्स हैं उसमें वो हिस्सा लेंगे। ओके, तो वो बाहर बच्चों- से कोई नहीं आ सकता इसमें? नहीं, बाहर से नहीं, वो नहीं आ हमारे सकते। मेंबर्स हैं। ठीक है, मेंबर्स जो only, कल ठीक और है। परसों है वो बाहर, वो नेज़ाबाजी है। उसमें कब सब से है लोग वो? अपने घोड़े लाएंगे। ठीक है। सही। द प्रॉपर जो इवेंट है जिसमें कोई भी आ सकता है देखने के लिए, वो कब से होगा? वो कल से। कल आज से देखने होगा। के लिए आज भी आ सकते हैं। अच्छा अच्छा। यानी मैं और शुएब भी जा सकते हैं? बिल्कुल आप आएंगे, मैं आपके कार्ड अच्छा, नहीं, वो इतने खूबसूरत विजुअल्स हैं, मैं बार बार ये बात करूं कि वाकई दिल चाहता है कि आप जाके देखें। वैसे तो जो स्लोमो में हम देखते हैं ना घोड़े को भागते हुए, वो देखना ही अलग है, बट खुद जाकर देखना, धूल उड़ाते हैं घोड़े, क्योंकि हम ज़रा देखते आए हैं कि इवेंट्स सर कम होते रहे, लोग उस तरह से नहीं अब ये इवेंट्स देखते। लेकिन अच्छी बात है, आप इसके रिवाइवल पर बड़ा अच्छा काम करें। तो किस किस शहर से टीम्स आई हैं? पूरे पंजाब से, KPK से, आज़ाद कश्मीर से, मुख्तलिफ अच्छा। सरगोदा, जांग, लिया, फैसलाबाद, पर ज़्यादा पंजाब से? लाहौर। पंजाब ज़्यादा पंजाब से हैं। ठीक है। सिंध और बलूचिस्तान से भी कोई टीम वहाँ है? ये शौक नहीं वहाँ है। शौक ही नहीं है ये। वैसे हम 2 दफ़ा कराची नेज़ाबाजी करके आए हैं। अच्छा। अच्छा। वो मज़ा नहीं आया? जी नहीं, बहुत मज़ा आया। अच्छा। वहाँ लोगों ने बहुत एंजॉय किया। फर्स्ट टाइम उनके लिए तो नई चीज़ है ना, बिकॉज वो वहाँ पे ये चीज़ देखते नहीं है। वो घोड़े देखते जरूर, लेकिन सीवीयू पर। वो दूसरे घोड़े उनके। अच्छा सर, आपको कितना अरसा हो गया जिंदगी में? बचपन से आपको शौक था नेज़ाबाजी का, 5-6 साल घुड़सवारी का का? था जी, राइडिंग शुरू की है। उसके बाद नेज़ाबाजी सीखी है। फिर मैं बेसिकली बैंकर हूँ। अच्छा, आप बैंकर भी हैं? मैं UBL में मैंने सर्विस की है, अभी भी रिटायर हुआ हूँ। तो वहाँ से भी मैं सैटरडे संडे निकल जाता था, अपना शौक पूरा करता गाँव अच्छा। में जाके। हमारा अपना बेसिक क्लब यानी एक क्लब था तवील कॉलेज टाइम। अरसा आपने घोड़ों के साथ गुजारा है। आपको ज़ाती तौर पे कौन कौन से घोड़े पे राइड करने का आपने एक्सपीरियंस किया, और फिर सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपका कौन सा रहा? ज़्यादातर तो देसी घोड़े हैं। अभी मेरे पास एक घोड़ा है, पोठवार स्टार नाम है उसका, देसी घोड़ा। पोठवार बहुत बड़ा। स्टार? हाँ जी, वो 2014 से मैं वही दौड़ा रहा हूँ। अच्छा, पिछले 8 पोटोहार साल से। स्टार। अच्छा, वैसे हम टीवी पे देखते सुनते थे कि घोड़े चने खाते हैं। क्या घोड़े वाकई में चने और बिल्कुल घास खाते खाते हैं, हैं। कुछ और भी खाते हैं? चने भी खाते हैं, चोकर खाते हैं, जवी खाते हैं। 3 चीज़ें हम दे रहे हैं। गर्मियों में जौ देते हैं, सर्दियों में फिर जवी पे आ जाते हैं। ओके। उसके साथ सब्ज़ चारा। सर, कहा जाता है कि घोड़ा कभी बैठता नहीं है। नहीं, बैठते हैं घोड़े, बैठते सोते हैं? भी हैं, बाकायदा लेटते हैं। ये अच्छा। ऑस्ट्रेलियन नस्ल है, वो बहुत बड़े घोड़े हैं। हमारे पास भी एक है। सही सही। और ये बैल- घोड़ा बैल गुस्से में कब आता है? जब वो बंदे को गिरा देते हैं, ये कब होता है? नहीं, गिरना तो बाई चांस हो जाता है, ना बैलेंस रहे तो गिर जाता वैसे है। गुस्सा नहीं करते उससे घोड़े? भी कर जाते हैं। ज़्यादातर इंसान से आदतें मिलती हैं घोड़े की। अंदरूनी सिस्टम भी ये घोड़ा कब गुस्सा करता है? जब आप उसकी मर्ज़ी के खिलाफ चलें।
और मैं वो क्या आपकी होता मर्जी है? के खिलाफ चलूँ आप गुस्सा कर जाएंगे। अगर उसका फेवरेट खाना ना दे तब भी गुस्सा करता है? नहीं फेवरेट खाना तो हमें पता है यही देना है, फेवरेट खाना तो चलो अलग बात है, लेकिन जब खाना खा रहा है उसे जाकर कुछ छेड़े उसने गुस्सा करना है। अच्छा। वो अपनी मर्जी से चल रहा है, आप उसे और स्पीड में लाना चाहते हैं, किसी और गुस्सा कर जाएगा। इंसान की मर्जी के खिलाफ चले वो गुस्सा कर जाते हैं, घोड़ा भी इसी तरह है। अंदरूनी सिस्टम भी घोड़े का बाकी जानवरों से अलग है। घोड़े का मैदा होता है, बाकियों की वो ओजरियाँ हैं, तो घोड़े की ज़्यादा आते हैं इंसान से मिलती हैं। अच्छा सर, घुड़सवारी ज़ाहिर है वो एक सेपरेट चीज़ हो गई, और फिर जब आप नेज़ाबाजी में आ जाते हैं, टेंट पैकिंग में आते हैं, वो बिल्कुल एक टेक्निकल गेम हो जाती है। बिल्कुल। उसके लिए घोड़े को भी ट्रेन करना है, उसके लिए आपने खुद भी ट्रेनिंग लेनी है। किस एज से आप गाइड करते हैं कि अच्छा अब आपको ये ट्रेनिंग लेनी शुरू कर देनी 10 चाहिए? साल से 10 साल नेज़ाबाजी से। की ट्रेनिंग बेहतरीन हो ओके। जाती है। तो वो क्या घुड़सवारी का अलग है और नेज़ाबाजी के लिए अलग है? बिल्कुल अलग है। क्या ट्रेनिंग होती है? वैसे तो नेज़ाबाजी वाले घोड़े हम सवारी उस पर ना करें फिर वो नेज़ाबाजी नहीं करेगा, घोड़े को काम देना पड़ता है। अच्छा, लेकिन पोलो वाले घोड़े अलग हैं, रेस वाले घोड़े अलग हैं, नेज़ाबाजी वाले घोड़े अलग सर हैं। ये ब्रीड वाइज होता है या उसमें घोड़े की एज भी मैटर करती है ब्रीड कि इस एज एज तो मैटर करती है। अच्छा। मतलब जवान घोड़ा होगा तो अच्छी स्पीड से दौड़ेगा, बिल्कुल ऐसा। अब बूढ़ा घोड़ा होगा नहीं दौड़ेगा। जो बिल्कुल यंग है बिलो 2 ईयर्स तो उन्हें सिखाना पड़ता है, वो तो उस पर और जो सवारी बच्चे सीखते हैं वो उनके लिए छोटी एज का घोड़ा होता है? नहीं, वो उनके लिए बड़ी एज का घोड़ा होता है। हम ये कहते होते हैं कि नया सवार पुराना घोड़ा, और अच्छा। पुराने सवार के लिए नया घोड़ा। क्या बात है, नया सवार पुराना घोड़ा, पुराना सवार नया घोड़ा, ये है जनाब कुलिया घुड़सवारी का भी, नेज़ाबाजी का भी। और पोलो सर, पोलो और नेज़ाबाजी इन दोनों के घोड़ों में क्या डिफरेंस होता है? पोलो वाले घोड़ा बहुत टफ होता है, उसको बहुत 5 मिनट में बहुत ज़्यादा काम उसे मिल जाता है। हर 5 मिनट के बाद वो चेंज करते हैं। वो अच्छा। थारब्रेड घोड़े ज़्यादा चलते हैं उसमें, या अरेबियंस। ये देसी घोड़ा हमारा तो 10-12 सेकंड का सारा काम है, यहाँ से स्टार्ट लेके एंड पहुँचने तक। तो ये इसकी स्पीड अच्छी होती है, लेकिन ये लंबा नहीं दौड़ सकता। ओके, इसलिए पोलो वाले घोड़े और हैं, ये घोड़े सही। और हैं। इसमें से किसी खेल में घोड़ा जख्मी भी होता है? बिल्कुल हो जाते हैं, गिर जाएं तो ज़ख्मी हो जाते हैं। नेज़ाबाजी में भी गिर जाते हैं, पोलो में भी गिर जाते हैं, रेस में भी गिर जाते हैं। सही। अच्छा सर, घोड़ों को पालना क्या महंगा शौक है? क्या एक आम बहुत आदमी घर में महंगा घोड़ा शौक पाल है। सकता इस गेम को कहते हैं गेम ऑफ किंग्स एंड किंग ऑफ गेम्स। गेम ऑफ किंग्स एंड किंग्स ऑफ गेम, किंग ऑफ गेम्स। ये बड़ा महंगा शौक है, आम आदमी के बस में नहीं। यानी घोड़ा एक रखना। घोड़ा भी पालना हो तो वो घर पे नहीं पाला जा सकता, इस मुश्किल काम है। वक्त 50 से अबाव ही खर्चा होता है, 50,000 से ज़्यादा ही इस वक्त एक घोड़ा रखना। ओके। हमारे क्लब में हमने प्राइवेट घोड़े रखे हुए हैं, हम 40,000 ले रहे हैं पर आवर्स पर मंथ। और उसका सर उसकी ब्यूटी पे भी काम करना पड़ता है साथ साथ, ताकि घोड़े की ब्यूटी तो खूबसूरती, natural उसके है। बाल काटने, वो करते हैं, वो हम करते हैं, बाकी बाल नेचुरल बनाते हैं। ब्यूटी है उसकी। बाकी नेचुरल मेकअप नहीं करता घोड़ा। हम मेकअप बिल्कुल करते हैं, उनके बाल हम बनाते हैं, दुम के बाल बनाते हैं, इस तरह सही। लटे उनके बना और के। जो अरबी नस्ल का घोड़ा होता है ज़रा वो ऊंचा, लंबा, तेज जाने वाला, उसके बाल भी बड़े लंबे होते हैं। नहीं बाल लंबे नहीं नहीं होते? इतने सर वो लंबे व्हाइट होते हैं। घोड़ा वो कौन सी ब्रीड होती है जो व्हाइट होता है पूरा और उसकी वो टेल भी व्हाइट पाकिस्तानी होती ब्रीड्स है? हैं, पाकिस्तानी अच्छा, वो ब्रीड्स भी हैं। पाकिस्तानी है। आजकल ये बहुत महंगी हो गई है, ओनली ड्यू टू कलर। ओके। वैसे अच्छा, सबसे घोड़ों महंगा वाले घोड़ा घोड़ों white वाले कहते हैं कि 10% घोड़े वाइट वाले सही निकलते हैं, 90% ऐसे ही बुजदिल रंग है ये। खूबसूरत लेकिन लेकिन खूबसूरती बुज़दिल की होता है। वजह से उसकी प्राइस बाकी घोड़ों से बहुत ज़्यादा है। कितना महंगा होता है सर एक व्हाइट घोड़ा? 10 से 12 लाख का घोड़ा है एवरेज, जो यानी आप इतने पैसों की गाड़ी ले सकते यानी हो 50 60 लाख के भी हैं, लेकिन एवरेज घोड़ा वाइट जो है अब तो गाड़ी भी 12 वो लाख 10 में नहीं आती है। सलमा। हाँ, वैसे इसको ट्रिपल कर ले तो फिर आती है, इतने में नहीं आती है। वैसे सर आपको लगता है कि चूंकि ज़रा आप इससे वाबस्ता भी हैं, आप ऐसे इवेंट्स भी कराते हैं, आप देखते भी पंजाब से भी टीम्स आ रही हैं, आपने केपी का जिक्र भी किया, कश्मीर की बात भी आपने की, कि एक वक्त ऐसा है कि बहुत इसका रुझान ख़त्म होता चला जा रहा था, लेकिन हम जिस तरह रिवाइवल की तरफ आए हैं तो आपको लगता है फिर से लोग अभी देखते हैं और बच्चों को बहुत लेकर ज़्यादा, आते हैं? अब बहुत पिछले 8-10 साल में ये शौक बहुत ज़्यादा हो गया है। अब हर ज़िले में 10-10 12-12 क्लब हैं। वो ज़िले जो बरानी ज़िले जैसे चकवाल, जेहलम, मटक, इनमें घोड़ा रखना ज़रा मुश्किल है, वो नहरी इलाके में आसान है। लेकिन इधर भी आप हर ज़िले में जाएं 10-12 क्लब में लेंगे। अभी हम एंट्री वाइज करते हैं, 1 महीना पहले हम एंट्री करते हैं जिन टीमों ने हिस्सा लेना है, अच्छा, और आखिर तक लोग इधर से सिफारिशें करा रहे हैं कि हमारी टीम एंटर करें। इतना शौक है, एक हर टीम बंदा में कितने पार्टिसिपेट लोग करना होते है। हैं? जी एक टीम में कितने लोग होते हैं? 4 लोगों की एक टीम होती है, चार। तो उसमें एक्स्ट्रा भी कोई होता है? नहीं, एक्स्ट्रा नहीं होता। 4 लोग ही होंगे, चारों एक ही वक्त में खेलेंगे? एक वक्त में पहले सिंगल अगर दौड़े तो एक एक करके चारों अलग अलग, फिर जब सेक्शन नेज़ाबाजी होती है टीम ऑफ 4 तो वो इकट्ठे चारों आते हैं। अच्छा। 16 नंबर की गेम है, जो खोटा साथ लेके जाए 4 नंबर मिलते हैं, वो 4 सवारों के 16 नंबर है। एक वक्त में ग्राउंड में 2 टीम्स होती हैं?
नहीं, एक वक्त में तो एक ही टीम दौड़ेगी ना, एक टीम दौड़ेगी? ग्राउंड में एक टीम दौड़ेगी, अच्छा। फिर नेक्स्ट दूसरी दौड़ेगी, इस तरह बारी बारी तो करते हैं। पॉइंट्स किस तरह मिलते अब हैं? जैसे हमारे पास 100 टीम थे इस वक्त, तो 100 में से पहली 5 हम एक साइड में पूल ए और पूल बी कर लेते हैं, 50 एक ठीक है। तरफ 50 दूसरी सही। तरफ, और उन 50 में से पहली 5 हम दौड़ाएंगे, पहले वो सिंगल दौड़ेंगे, फिर 2-2 करके दौड़ेंगे, फिर 4 इकट्ठे दौड़ेंगे, वो 48 पॉइंट्स बनते हैं। और सर इन टीम्स में कोई रूल्स भी होते हैं कि एक टीम में जितने घोड़े जितने सवार हैं उनके लिए कोई बाइंडिंग्स होती है कि ये इस तरह के घोड़े होंगे, इस तरह के 4 लोग होंगे? नहीं, वो स्पीड वाइज बाइंडिंग है कि इस तरह ठीक। बिल्कुल स्लो घोड़े तो ना हो। हाँ, बिल्कुल एक पैदल आके किला ले रहा है, पूरी स्पीड में आ रहा है, वो बराबर तो नहीं होता ठीक। ना, स्पीड वाइज बाइंडिंग है। ठीक। बाकी बेशक जिस कलर का मर्जी ले, और देसी जो ले। जो लोग आपके पास सीखने के लिए आते हैं, एक तो वो कितने अरसे में घुड़सवारी, नेज़ाबाजी और पोलो, ये तीनों गेम्स के लिए अगर कोई ट्रेनिंग लेने आता है तो वो कितने कितने अरसे में सीख जाता है ये चीज़ें? हमारे पास इस वक्त 1000 से अबव मेंबर्स हैं ओके, सीखने वाले। तीनों चीज़ें। 5 साल से ऊपर के बच्चे हम करते हैं। बैरिया टाउन के जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए एक अलग हमने रखा हुआ है, जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उनके लिए अलग पैकेज है। हमारे पास आर्मी के इंस्ट्रक्टर्स हैं, रिटायर्ड पीबीजी के, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के, वो सिखाते हैं उन्हें। हमारे पास घोड़े भी उसी तरह के, एक इनिशियल किस पे बिठाना है, फिर आगे महीना 1.5 महीने बाद जब उसकी ग्रिप बनती है फिर किस पे बिठाना है, इस तरह ठीक। अलग अलग किस्म के घोड़े और हैं। कितना अरसा 3 लग एक जाता महीने है? लग जाते हैं। 3 महीने। और जैसे खेल में होता है कि हर कोई अपना घोड़ा लेके आता है, बच्चे तो जाहिर है आएंगे कि कोई भी घोड़ा हो, हमें सीखना है, तो बच्चों के लिए घोड़े अवेलेबल नहीं, होते हैं? बच्चों ने भी वहाँ हमारे घोड़े अपना अपना नाम रख के रखे हुए हैं, वो इंतजार कर रहे थे। अगर घोड़ा फारिग कहते मैंने ज़ारा पे बैठना है, मैंने हीरा पे अच्छा, बैठना है। अपने अपने घोड़े के ऊपर बैठते हैं हाँ, वो? वो बच्चों ने अपने अपने वो घोड़े चाहे select किए जो हुए हैं। घोड़ा उन्हें पसंद है, जिस पे बैठ के वो कंफर्टेबल हो गए हैं, वो कहते हैं हाँ, इसी पे बैठने, इसी पे जिस पे बैठेंगे बैठना। गिर ना जाए कहीं। वो हम कोशिश करते हैं कि वही उसे दे दें जो उसका शौक है। और जरा बच्चे वाकई बड़े चूजी होते हैं कि नहीं हम मुझे ट्रेनिंग specific देते हैं चाहिए। नेज़ाबाजी की भी, पोलो की भी। ओके अभी मैं इंशाल्लाह जल्दी शुरू करा दूंगा आर्चरी, हॉर्स आर्चरी। ओके। हाँ जी। और ये मैं- हॉर्स आर्चरी वैसे हो रही है इस वक्त नहीं, पाकिस्तान में? और ही है, लेकिन हमारे पास नहीं है, अभी हम शुरू आपके करा पास रहे नहीं हैं। थी? और सर बच्चे ज्यादा किस घोड़े की फरमाइश करते हैं, छोटे बच्चे? जो शरीफ घोड़ा चुप करके चलता रहे ना, चेक करे, जो जरा सा तंग करे मासूम बच्चे घोड़ा डर जाते चाहिए हैं। होता है। हाँ, वो ज्यादातर फिर वही करते हैं। यानी चुप ये एक करके और चलता जुमला हो गया ना, शरारती बच्चा शरीफ घोड़ा। ये बच्चे शरारती रहे। होंगे, बच्चे घोड़ा ये शरीफ कहते हैं होना कि चुप करके चलता रहे, हमें ना चलाना पड़े, खुद जो घोड़ा चले, बच्चों को वो पसंद होता है। और सर लड़कियां भी आती हैं सीखने के लड़कियां भी लिए? आती हैं, लेडीज़ हैं। अभी हम जो नेज़ाबाजी करा रहे हैं, एक लेडीज़ की टीम है हमारी, 4 की, वो भी उसमें पार्टिसिपेट चाहिए। करेगी। छोटी उम्र की लड़कियां भी आ सकती हैं सर? नहीं, इनसे बड़ी लड़कियां भी हमारे पास हैं, वो भी कर रही हैं। इसने तंज किया। आप अगर कल आए तो आप देखेंगे, उधर देखें पार्टिसिपेट सर करती हम हैं लड़कियां। जरूर आएंगे, मतलब लाइव देखने का कुछ और ही नज़ारा होता है। हाँ, ये देखिए बिल्कुल। जैसे हम विजुअल्स में देख रहे हैं, भागते हुए खूबसूरत घोड़े, और फिर कितनी महारत से घुड़सवार उनके साथ मतलब वो मुकाबले में इस वक्त और मसरूफ है। मैं देखना चाहता हूँ ये फोटोग्राफर वीडियोग्राफर कौन था जिसने इतने जबरदस्त शॉट्स लिए हुए हैं। वेरी नाइस, बहुत आला। बड़े वो ये प्यारे वाले shot। शॉट्स तो नहीं होंगे, वो ज़्यादा डिफरेंट होंगे, लेकिन ये वो भी देखिए। इतने ही अच्छे होंगे। ये देखें, इस वक्त बैरियर राइडिंग क्लब इर्द गिर्द कोई इस तरह का क्लब नहीं है जिस तरह बैरियर राइडिंग क्लब बच्चों को सिखा रहा है, ओके। और बड़े कम पैसों में, बड़ा और कम सर, पैकेज। और फिर इन ट्विन सिटीज़ को हम 10वां साल हो गया, मुफ्त फ्री मुहैया करते हैं, कोई टिकट नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, अभी जो इवेंट हो रहा है कोई टिकट नहीं है, कोई कोई भी टिकट जा नहीं है। और सकता सर है, वैसे it's for families। जो आते हैं लोग सीखने के लिए, उनके लिए फीस वगैरह का कोई स्ट्रक्चर आपका ज्यादा होता है, कम होता है क्या? नहीं नहीं, कम है, 5000 महीने का, कुछ नहीं है इतना। 5,000 for a month, it's nothing। हाउ मेनी डेज अ वीक, कितने दिन होते हैं हफ्ते में? 12 डेज ए मंथ है, 12 उनकी days a मर्जी है, वो हमने रखा हुआ 3 डेज ए वीक अपनी तरफ से, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वीकेंड इट्स गुड एंड इकोनॉमिकल। जो लोग शौक रखते हैं वो बिल्कुल जा सकते हैं, बड़ा जबरदस्त नहीं है। यार, मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं, बट समझे कि एक विजिट का 400-450 रुपए इतने बड़े चिप्स खा के आ जाते हाँ, हैं। नॉट बैड। अच्छा सर, कभी ये जैसे हम विजुअल्स देख रहे थे, एक ट्रैक पे जाना है घोड़े ने, कभी रास्ते में घोड़ा नाराज हो जाए, वो इधर हो उधर जाता चल है, पड़े? हो जाता है। अभी कल मेरे साथ हुआ है, हैं? स्टार्टिंग पॉइंट पे घोड़ा नहीं जा रहा था, बड़ी मुश्किल से मैं फेर फार के कुछ सर अगर आपसे नाराज हो रहा है घोड़ा इतने सालों का साथ, जाते हैं। तो हम तो इनकार ही समझे। कई दफ़ा घोड़े थके हुए होते हैं, उनका मूड नहीं होता दौड़ने का, हम कहते हैं दौड़ाना है। अच्छा, घोड़े को रेस्ट भी देना होता बिल्कुल है? rest कितने देना होती घंटे है। तकरीबन? नहीं, रात को तो रेस्ट ही होती है ना। हम अब और हमारे दिन पास में- दिन जो में आप बैरिया कितने बैरिया में घंटे स्टेबल्स उनको- हैं, 10 से 15 फुट एक कमरा है, उसमें ओके। खुले हमने छोड़े हुए हैं, नीचे बूरा या रेत डाली हुई है, फुल बिल्कुल रेस्ट है उसे, मजे बिल्कुल फ्रेश होता है सुबह घोड़ा। लेकिन शाम को हमारे घोड़े, सारे घोड़े तकरीबन 3 घंटे तो उन पर राइडिंग होती है। उसके अलावा जब हम नेज़ाबाजी करें तो वो एक्स्ट्रा हो जाता है, तो बहुत दफ़ा घोड़े थके होते हैं, मूड नहीं होता उनका, फिर नाराज़ हो जाते हैं। सर दिन में कितने घंटे घोड़े को भगाया जा सकता है?
भगाया तो हर घोड़े का अलग अलग स्टेमिना है, जैसे इंसान का स्टेमिना अलग है इसी तरह घोड़ा। मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी है? मैक्सिमम वो जो राउंड है हम 4 से 5 राउंड ही दौड़ाते हैं पर डे। और वो राउंड काफी बड़ा होता होगा? वो राउंड 1000 फुट का है, 1000 फुट का। 10-15 सेकंड लगते हैं सारे, ठीक 10 से ठीक 12 सेकंड एक राउंड में लगते हैं। लेकिन वो पूरा जोर लगा के दौड़ता है इसलिए थक जाता है। ऊपर बैठा हुआ बंदा भी जब खींच के रोकता है तो उसका भी सांस फूला होता है। इतनी इजी अच्छा गेम नहीं है सर, बड़ी। एक घोड़ा जब बूढ़ा हो जाता है, जब उसका स्टेमिना और कैपेसिटी नहीं रहती कि उसे पोलो के लिए यूटिलाइज किया जा सके या घुड़सवारी के लिए, नेज़ाबाजी के लिए, उसके बाद उस घोड़े को कैसे यूटिलाइज करते हैं, क्या करते हैं? ज़्यादातर तो रेस्ट ही करा देते हैं। हम तो कहते हैं कि 15-20 साल हमारे साथ चला है, तब इस पर हम ये जुल्म तो ना करें, गोली मार दें। हाँ। खातिर पूरी करते हैं, अपनी नेचुरल डेथ जो उसकी होती है वो हो जाती है। मतलब वो फिर बंधे रहते हैं, बस वो बंधे रहते हैं बस। देखने वाले शौक पूरा करते हैं। छोटा बच्चा कोई आ जाए तो उसको एंटरटेन करते हैं। यहाँ एक इस्लामाबाद में 28 साल का घोड़ा है, अच्छा, एक लेडी है कैनेडियन यहाँ रहती हैं, हाँ। उनके पास 28 साल का, लेकिन बंदा वो बस अपने देख के खुश हो रहे हैं। और उस तरह हेल्दी है, कोई मतलब कमज़ोर शोर नहीं है, लेकिन ज़ाहिर एज ज़्यादा है। तो इस तरह हमारे पास भी 21-22 साल के भी घोड़े थे। वो अमूमन से लेकिन पीक 21-22 एज क्या होती है घोड़े की सर? वो 20-25 ये तो एवरेज एज है। नहीं, बट पीक उसकी जिसमें आप कहते हैं कि वो उसकी मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन Of उस घोड़े course, की 5 साल से। sweet 16 5 ईयर्स 5 साल 5 साल से कब 5 तक साल सर? से जो है ना वो अरूज पे चला जाता है, फिर 10-12-15 साल तक। अच्छा, Okay. 15 साल के बाद उसका डाउनफॉल शुरू हो Downfall जाता है, शुरू जैसे इंसानों का 40s के बाद होता है। लेकिन नेज़ाबाजी में लोग 20 साल से ऊपर के भी दौड़ा रहे हैं, वो कुछ लोगों को होता है ना। और ये stamina ट्रेनिंग बहुत पे भी डिपेंड करता है या घोड़े की खुराक का खास बिल्कुल ख्याल ट्रेनिंग रखना पे पड़ता है? डिपेंड करता है। स्टार्ट में घोड़ा अगर सिखाते हुए ख़राब हो जाए तो वो सारी उम्र फिर तंग करते ही रहता है। स्टार्टिंग में जो अच्छे इंस्ट्रक्टर्स हैं, ये घोड़े सिखाने वाले, वो उसे सही इस्तेमाल करें, उसे गुस्सा ना करने दें। सही, मेन चीज़ वो ये है कि उसकी मर्ज़ी के मुताबिक थोड़ा थोड़ा काम बढ़ाते जाएं तो वो फिर बहुत अच्छा सर, क्या घोड़े का ब्लड प्रेशर हाई होता होगा? बिल्कुल होता होगा। जब इंसान का होता है तो घोड़ों का भी होता है। और ये घोड़ा इंसान से बहुत करीब है तो उससे भी ये मसलाइल होते होंगे। मतलब वो गुस्सा करता है ना, अब देखें ना, इसलिए बाकी पूछ रही गेम से ये गेम बहुत अलग है। थी। हाँ। वहाँ बाकी क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप एक बॉल को मार रहे हैं, यहाँ एक और जानदार चीज़ आपके साथ चल रही है, तो ज़ाहिर है एफिलेशन उससे हो जाती है। जब भी आप जाते हैं उसको थापड़ा लगा रहे हैं, कुछ खिला रहे हैं, गुड़ खिला रहे हैं, सेब खिला रहे हैं, तो उससे वो दोस्ती हो जाती है। अच्छा अच्छा, घोड़ा भी अपने मालिक को पहचानता है। जब ऊपर अच्छा। कोई सवार घोड़े के ऊपर बैठता है उसे फट पता चल जाता है ये कैसा, उसकी उसी तरह बिहेव करेगा और घोड़ा। कभी हम सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हैं जो हमें बज़ाहिर फेक लग रही होती हैं कि घोड़े की अपने मालिक के साथ इतनी अटैचमेंट होती है कि मालिक को कुछ होता है तो घोड़े के बाकायदा आंसू निकल रहे होते हैं। ऐसा होता है ये नेचुरली? मेरा घोड़ा जो पठवा स्टार है, मैं बैठा होता हूँ, मैं से छोड़ता हूँ, खड़ा रहता है। जब तक मैं ना 15 मिनट में बैठूंगा यहाँ सोफे पे, वो खड़ा रहेगा। मैं छोड़ के आगे के चलता हूँ, पीछे भी चल, जिधर मैं मुड़ जाऊँ और उधर मुड़ कितने जाऊँ। अरसे से वो आपके पास है? 8 साल से 8 साल से। जी। वो घोड़े तो जैसे इंसानों के साथ दोस्ती होती है, घोड़ों के साथ भी ऐसी दोस्ती हो जाती है। मेरी मर्जी के मुताबिक चलता है, जो मैं कहता हूँ ऐसे करेगा। यार क्या ये बात इतना है। प्यार आपस में हो गया ना मालिक का अपने उस घोड़े के साथ, उस साथी के साथ। सर वापस आएंगे इस इवेंट पे जो कि यूँ तो आज से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ज़रा मेन जो कंपटीशन है वो कल से होगा। तो इसमें चूँकि 10 टीम्स हैं, क्या प्राइज़ मनी रखी गई है जो जीतेगी टीम उसके लिए? एक तो हम ट्रॉफीज़ देते हैं, ओके 4 ट्रॉफी पर टीम, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इस दफ़ा हमने रखा है 2 लाख कैश प्राइज़ फर्स्ट का, 1.5 लाख सेकंड का, 1 लाख थर्ड का। हर साल हम बढ़ाते जाते हैं। तो हम तो गेम प्रमोट कर रहे हैं असल में। सही। मतलब बैरिया टाउन का मेन मकसद ये था, मलक रियाज साहब का भी इस वक्त हमारे इंचार्ज हैं साजिद लियाज साहब, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। उनका भी यही मकसद है कि गेम प्रमोट हो, बच्चों में शौक़ पैदा हो। हमारी एक पंजाब की, पाकिस्तान की रवायत है, ये आगे चले। ज़बरदस्त। मैं ज़ाती तौर पर भी यही कहता हूँ कि नई नस्ल को ये शौक़ हम मुंतकिल करें, तो इसलिए बच्चों से मैं खुश रहता हूँ कि ये सीखें, आगे चलें इस तरह। और सर उसके पैसे लिए कमाने के चक्कर में बैरिया नहीं है, सिर्फ ये हम सिखाने के चक्कर में सिखा भी बच्चे रहे हैं, सीखें, एंटरटेनमेंट शौक़ पैदा हो, प्रोवाइड कर रहे शौक़ हैं, बढ़े। आपने उस कल्चर और ट्रेडिशन को जिंदा भी रखा हुआ है। एक घुड़सवार क्या इसी तरह से शलवार कमीज वेस्ट कोट और पगड़ी के साथ होगा? सारे इसी तरह होंगे। सारे इस तरह हर होंगे। क्लब का अपना अपना ड्रेस है। हमारा बैरियर राइडिंग क्लब का ये ड्रेस है, ठीक है बाकी किसी की ये ब्लू होगी, और हर किसी की रेड मेंबर को होगी। ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ता है? जी, ड्रेस कोड फॉलो करते हैं। ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी के कोई भी कपड़े पहन के आए। बाज़ दफ़ा तो ये पगड़ी गिर जाए दौड़ाते हुए तो उसके नंबर कट जाते हैं, पॉइंट। अच्छा, अच्छा, ये फिर नहीं टाइट सुना। पगड़ी चाहिए। नवाब मलक अता साहब मरहूम, उन्होंने जी, एक जी, दफ़ा जी। हमारी यहाँ नेज़ाबाजी में कहा था कि जिसकी पगड़ी गिरे 2 पॉइंट्स काट लो। मतलब 32 नंबर की 16 नंबर की गेम है,
तो आप 16 चारों के चारे खूंटे ले जाते हैं, 16 है, लेकिन पगड़ी एक ही गिर गई तो आपको 30 नंबर मिलेंगे। और कौन कौन सी चीज़ें होती है जिस पे पॉइंट करता है? एक तो पगड़ी गिरने से हो गया, और एक स्लो घोड़े से, स्लो घोड़े से भी होता है। कई दफ़ा पॉइंट्स करते हैं, कई दफ़ा घोड़े को निकाल देते हैं, उस कंपटीशन से आउट हो जाता है कंपटीशन से घोड़ा। ठीक, और इसके अलावा वार्निंग पहले देते हैं कि घोड़ा चेंज कर ले, सवार को वार्निंग देते हैं घोड़ा चेंज कर लो, लेकिन नेक्स्ट टाइम भी आए तो फिर वो स्क्रैच कर देते हैं। ऐसा होता है कि वो घोड़ा जो किसी और जगह का आदी हो, जिस सारे मुख्तलिफ शहरों से घोड़े आए हैं, उनके लिए पिंडी का एटमॉस्फेयर मुख्तलिफ हो सकता है, थोड़ा सा टेम्परेचर भी ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे, तो क्या वो परेशान होते हैं घोड़े यहाँ पे आके या नहीं? नहीं, उन्हें पता होता है, जब ग्राउंड में आते हैं घोड़े उन्हें पता चल जाता है हमने दौड़ना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँच गए ना, उनको बस उनके लिए वही तरीका ही और बदल जाता है। सिर्फ हमारा जैसे हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं वही ग्राउंड है, हम घोड़े अपने में बैठते हैं, उस तरफ मुंह ही करते हैं, समझ जाते हैं हमने दौड़ना है। सही है। वो बाहर वाले घोड़े जब आते हैं तो पहले एकदम उन्हें नहीं पता चलता है, एक राउंड दौड़ते हैं, फिर दूसरी दफ़ा जब स्टार्टिंग पॉइंट पे जाएं तो पता होता है मैंने दौड़ना है। तो इसलिए पहले से आना और वहाँ पे प्रैक्टिस करना भी बड़ा अहम हो जाता है उन टीम्स के लिए। सर बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और हमारे देख के भी नॉलेज में मजा आया इजाफा- था, इतनी अच्छी yes, पगड़ी उन्होंने कैरी की है इतना माशाल्लाह। अच्छा ड्रेस कोड जिसको सारे जो सवार होते हैं फॉलो करते हैं, और फिर इतनी वंडरफुल डिस्कशन, आपके और मेरे नॉलेज में इजाफा हुआ। आज हम जाएंगे बच्चों वाला इवेंट तो आज ही है मैं तो दावत दूंगा आपको भी और बाकी लोगों को भी कम से कम देखने आए इंशाल्लाह। जरूर जरूर इंशाल्लाह सर। और जिन लोगों को हम इस दफ़ा इनवाइट किए टीम में शामिल नहीं कर सके उनसे भी माजरत चाहता हूँ, नेक्स्ट टाइम क्योंकि इंशाल्लाह टीम ज्यादा थी जो आना 3 चाहती दिन बट का सारे हो आपको जाए। लिमिटेड पहले हम 2 दिन का करते हैं, लिमिटेड टीम्स होती हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम 3 दिन का इंशाल्लाह करते हैं। इंशाल्लाह इसी तरह से बाकी फलता लोग भी फूलता शामिल रहेगा हो जी सकें। आपका इवेंट सर। बहुत शुक्रिया, बहुत साथ शुक्रिया मौजूद आपका, और मेरे लिए आज बड़ा इजाफा हुआ, घोड़ों से मुतालिक इतनी मुफीद मालूमात मिली है जो मेरे पास नहीं थी। अच्छा, मुझे आज से पहले वाकई पता है घोड़ा नहीं सोता, लेकिन उन्होंने बताया नहीं रेस्ट भी करता, लेटता भी है, सोता भी है। और मुझे चलें जी। लगता था घोड़े को वो नकली आंसू होते हैं, वो भी असली होते हैं। ठीक है सर, चले एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे दीगर मेहमानों, मौज़ूआत और खबरों के साथ। रहिए सुबह पाकिस्तान के साथ। किस्से जो कभी बयां ना हुए, सकाफतें जो कभी आम ना हुई, कोहदश्त में छुपी दिलचस्प दास्तानें की है जिनकी परवरिश राज़दां फिजाओं ने। मैं हूं इरफान मलिक और मैं लेकर जाऊंगा आपको एक ऐसे सफर पे जहां मिलेंगी अनकही दास्तानें, तारीख के रंग दिलफरेब रहन सहन। सफर करेंगे हम बर्फज़ारों से नीलगुं पानियों तक और दिखाएंगे ऐसे मुकामात जो हैं वतन की पहचान, पहचान पाकिस्तान। नया है जज्बा, नई है उमंग, खबर के साथ उस पर हो इजहार ख्याल। देखनी होगी दरामद से बरामद तक की सूरत हाल। कौन सी करेंसी है अप, कौन सी डाउन, मौशी खुदनिसारी कैसे हासिल की जाए। रखते हैं नजर रियल एस्टेट से लेकर कमोडिटीज के उतार चढ़ाव में। बिजनेस की होगी बात माहिरीन के साथ।
वेलकम बैक जनाब। घोड़ों की बात तो हो गई, लेकिन अगले मेहमान पे जाने से पहले हम क्यों ना भेड़ियों का जिक्र कर लें। भेड़े बड़े अहम होते हैं। ये कैसे? 1995 में यूएस और कैनेडियन वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल ने 14 वुल्फ जो हैं वो छोड़े येलोस्टोन नेशनल पार्क में। कोई ये सोच नहीं सकता था कि सिर्फ ये 14 वुल्व्स यहाँ छोड़ने से क्या होगा। हुआ ये कि जो डियर की पॉपुलेशन थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम हुई, और उनकी पॉपुलेशन चूँकि कम हुई, इसकी वजह से हमने देखा कि वो जो बहुत से पौधे, बहुत से दरख्त, बहुत सी जड़ी बूटियाँ जो कि एक्सटिंक्ट होती चली जा रही थी, डियर की पॉपुलेशन ज़्यादा होने से वो रिवाइव हुई। बट डियर इज़ वेरी डियर टू मी, उसको क्यों कम किया? वो इतना खूबसूरत बात होता है। कम या ज़्यादा की नहीं है, बात इतनी से कि अगर आप अपने इकोसिस्टम से किसी एक भी चीज़ को रिमूव कर देना हाँ। तो उससे फिर मामला बहुत ख़राब होते हैं। मैं इसे एग्जाम्पल यूँ कोट करता हूँ कि आप ये देखिए, कराची अगर आप जाएं और आसमान की तरफ निगाह करें, आपको चीलें ही चीलें नज़र आएंगी। आपको वहाँ पर चीलें ज़्यादा क्यों नज़र आती हैं? क्योंकि वहाँ पर जब आप देखते हैं ना कि कचरा ज़्यादा हो, अब वहाँ देखें कि वहाँ पर अगर आपने ऐसा कोई गोश्त इस तरह से फेंका हो तो वो चीलें ज़्यादा आ रही होती हैं। हाँ। किसी भी एक चीज़ को डिस्टर्ब करने से हालात ख़राब हो जाते हैं, और यही वजह है कि हमने कराची की एग्जाम्पल कोट की। बट ये जो हम बात करें डियर की, एवरी एनिमल इज़ डियर टू अस, लेकिन हर जानवर, चरिंद परिंद हमारे इकोसिस्टम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर एक चूंटी भी आप यहाँ से रिमूव कर देंगे ना तो आपका इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे अभी हम कुछ ही दिन पहले ये बात कर रहे थे कि हमें जुगनू और तितलियां अब नज़र नहीं आती। जैसे पहले हर जगह पे हमें जुगनू की लाइट से हम बड़े मुतासिर होते थे, इसी तरह तितलियां हर फूल पे हमें नज़र आती थी। अब उनकी तादाद कम होगी हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक भी चीज़ को रिमूव करते हैं तो पूरा सिस्टम, सारी ब्यूटी डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमें जो चीज़ें अपनी कुदरती हालत में हैं उनको उसी तरह से अगर अपने माहौल में रहने दें तो चीज़ें बेहतर होंगी, अच्छी होंगी। और ये जो हम विजुअल्स दिखा रहे थे ये भी बड़े खूबसूरत। और एक चीज़ और भी, हम अक्सर ये भी करते हैं ना गलती, किसी और खित्ते का जानवर होता है, उसे वहां से हम ले आते हैं किसी और खित्ते में जो कि उसका हैबिटेट नहीं होता। और एक हमने यहाँ पे अपनी गलती की तस्दीक की है कि हमारे जू में जो जानवर थे जिनके लिए यहाँ पे हमारे पास वो इन्वायरमेंट अवेलेबल नहीं था, हमने उनको उनके मुल्कों में वापस भिजवा दिया। ये हमने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया पाकिस्तान। जो जहां से ताल्लुक रखता है उसे वहीं होना चाहिए। कभी आपको महसूस हुआ कि आपका ताल्लुक पहाड़ों से है? नहीं, मुझे नहीं महसूस। मुझे महसूस होता है माउंटेन्स कॉलिंग मी। इसीलिए आप रोज रोज जाते हैं ना पहाड़ों के ऊपर। क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं जो कि आपको पुकारती हैं। यू फील लाइक कि वो आपको कह रहे हैं कि इधर आओ भाई, तुम किधर मैदानी इलाके में फिर रहे हो, इधर आओ आप शहरों में, ठंडे इधर आओ पहाड़ों में। आप ठंडे इलाकों में रहना चाहते हैं, आपको ठंडे इलाकों में भेजेंगे, आप फिक्र ना करें, आपको एक और ट्रिप लगवाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। चलें जी, बढ़ते हैं आगे अगले मौजू की तरफ। और जिस तरह मौसम चेंज हो रहा है, इस तरह ज़ाहिर है हमारी आदत भी चेंज हो रही हैं, हमारे खाने पीने की रूटीन चेंज हो रही है। हमारी वाटर इनटेक कम हो गई। जब वाटर इनटेक कम होती है तो सबसे पहले हमारे होंठ फटना शुरू होते हैं, स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। आप गर्म पानी से नहाएं तो स्कैल्प के इश्यूज भी हो जाते हैं, ओवरऑल भी स्किन ड्राइनेस हो जाती है। फिर कुछ लोग तो टोटके करते हैं कि बाद में आप कोई वैसलीन लगा लें या ऑयल लगा लें। कुछ लोग होते हैं कि आखिरी जो मग होता है उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के, टी ट्री ऑयल ऊपर डाल लेते हैं। एक और गलती जो हम करते हैं, हम डाइटिंग के नाम पे या डाइट कंट्रोल के नाम पे हम क्या करते हैं कि जो ऑयली चीज़ें होती हैं जितनी भी, वो हम अपने फूड से स्किप कर देते हैं, अपने मील से निकाल देते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि हमारी बॉडी ड्राई हो जाती है, हमारी स्किन भी ड्राई होना शुरू हो जाती है क्योंकि हमारा इनटेक ही नहीं होता ना। हम बाहर से जितना मर्जी लगाते हैं वो स्किन में उस तरह एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। अब इसकी साइंटिफिक रीज़न क्या है ये तो हम किसी एक्सपर्ट से पूछेंगे ना। तो हमने एक्सपर्ट को दावत दी है, जनाब डॉक्टर आमना उस्मान साहिबा को। उनसे जानते हैं कि जो मैं बातें बता रही हूँ ठीक है, ये सारी गलत है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। गुड टू बी बैक ऑन द शो। अब बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पर, जैसे नाम आपका सामने हमारे पास आया, हमारी वैसी खुशी बढ़ गई कि हमने कहा बहुत प्यारी हमारी बहन आ रही है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले यही कि जो पानी का इंटेक हम कम करते हैं उसी की वजह से इश्यूज ज़्यादा हो जाते हैं? नहीं, देखिए, जहाँ पे वेदर की आप बात करते हैं तो इट इज़ नॉट ओनली पानी का इंटेक। इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे आप सबसे पहले आउटडोर से शुरू कर लें। जब सर्दियाँ आती हैं तो आपके टेम्परेचर्स लो चले जाते हैं, कोल्ड विंड्स होती हैं, आपका ह्यूमिडिटी लेवल इन द एनवायरनमेंट कम हो जाता है। इनडोर्स पे आ जाएं तो आपके हीटिंग सिस्टम्स लगे होते हैं, आप हॉट शावर्स ले रहे होते हैं, लॉन्ग शावर्स ले रहे होते हैं,
इसके अलावा डाइट कुछ मॉडिफिकेशंस कर रहे होते हैं, कुछ वुलन कपड़े वगैरह पहन रहे होते हैं, कुछ एलर्जिक मटेरियल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसका पार्ट हैं। सो जो विंटर्स के अंदर जो चेंजेस आती हैं स्किन के अंदर और जो प्रॉब्लम्स एग्रीवेट होते हैं, दिस इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ कि आप पानी कम पी रहे हैं, वो आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी होता है। और ये जो हम ऑयल इनटेक एक्सक्लूड कर देते हैं अपने फूड में जस्ट बिकॉज हमें लगता है कि शायद हमारा वेट बढ़ रहा है, हमें घी नहीं खाना चाहिए, ऑयल ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्या वो भी एक रीज़न होता है कि हमारी बॉडी ड्राई? देखिए, नॉट नेसेसरीली, बिकॉज गुड फैट्स आर ऑलवेज अप्रिशिएटेड, तो बैड फैट्स को तो डेफिनेटली एलिमिनेट कर देना चाहिए। और वो गुड फैट्स कौन से? एग्जैक्टली, देखिए गुड फैट्स के अंदर जो आप प्रोटीन्स के साथ फैट्स आपको आ रहे हैं, ठीक है, जो आपके एग के अंदर फैट्स हैं, जो आपके अदरवाइज नट्स के अंदर जो गुड फैट्स हैं, तो यू डोंट हैव टू टेक ऑयल्स इन योर डाइट, यू कैन ट्रांसफॉर्म इनटू और शिफ्ट योर ऑयल इनटेक या फैट इनटेक फ्रॉम द अदर इंग्रेडिएंट्स पॉसिबल। तो आप फैट्स वगैरह अगर आपने लेने हैं और आपने अपना हाई एनर्जी लेवल रखना है, तो नट्स इज़ अ गुड सोर्स, एग इज़ अ गुड सोर्स, फिश इज़ अ गुड सोर्स, बीफ, मटन, चिकन इज अ गुड सोर्स। तो आप हेल्दी फैट्स की तरफ आ जाए इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ लॉट ऑफ बैड फैट्स। अच्छा, एक सवाल मेरा यहाँ पर, चूंकि अब आपने खाना गुड सोर्स ऑफ फैट, इसमें आपने ज़ाहिर बकरे का, मैं दुम्बे की तरफ आऊँगा कि हम शनिवारी की तरफ जाते हैं तो लोग वो बकायदा वो दुम्बे की चर्बी खा रहे होते हैं, वो गुड फैट होती है? आई मीन देखिए, कोई भी चीज़ मॉडरेशन में इज़ गुड और आउट ऑफ मॉडरेशन इज़ बैड, ठीक है। वही चीनी आप थोड़ी मिकदार में खाएं, आप डायबिटिक नहीं है, इट्स गुड, इट गिव्स योर रिक्वायर्ड कार्बोहाइड्रेट और एनर्जी लेवल। लेकिन वही चीनी आप डायबिटिक हैं, थोड़ा सा ज़्यादा आपने खा लिया तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। इसी तरह फैट्स के साथ भी, इफ़ यू आर इन ग्रोइंग एज यू कैन टेक ऑल सॉर्ट ऑफ फैट्स, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन वंस यू क्रॉस 30-40 एंड यू हैव को मॉर्बिड्स अवेलेबल इन योर बॉडी, तो फिर आपको ये भी काफ़ी ख़तरनाक होता है। सो एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग, चाहे आप खाने में करें चाहे आप कुछ भी करें, वो इट्स नॉट गुड। अच्छा, ये तो अच्छा नहीं होता, लेकिन साथ ही साथ स्किन को हाइड्रेट रखना कितना ज़रूरी है। और अगर हमारी स्किन हाइड्रेट नहीं होती, बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, तो जल्दी रिंकल्स पकड़ना शुरू कर देती है। इस पर भी बात करेंगे, छोटे से न्यूज़ ब्रेक की तरफ जाना है, तो वापस आकर हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं इस वेदर का, बदलते मौसम का आपके सबसे बड़े ऑर्गन यानी कि स्किन पर क्या इम्पैक्ट होता है, कैसे आप उसकी हिफाजत कर सकते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमना उस्मान, एस्थेटिक फिजिशियन है, एस्थेटिक्स फ्रॉम यूएस एंड डर्मेटोलॉजी फ्रॉम यूके। 10-11 साल का माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, हमेशा ही बात करके बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले कुछ बात तो हमने की कि क्या क्या होता आया है इस मौसम से, और आपने थोड़ा सा वेदर कंडीशंस का इम्पैक्ट बताया, लेकिन वेदर का इफेक्ट आपके हेयर पे, आपके नेल पे, आपके स्किन पे क्या होता है और क्या क्या हो सकता है? बिल्कुल, जनरली विंटर के साथ ड्राइनेस, डिहाइड्रेशन ही लिंक्ड है, ठीक है। तो जब विंटर आता है वो आपकी ह्यूमिडिटी, आपका मॉइस्चर कंटेंट सब टेक अवे कर जाता है। ओके। व्हेन यू टॉक अबाउट हेयर, तो हेयर रूट आपका ड्राई डैमेज हो जाता है, आपका हेयर का स्ट्रैंड जो है वो ड्राई, फ्लेकी, डल एंड डस्टेड हो जाता है, रफ हो जाता है। आमतौर पे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि जब से हमारा विंटर सीजन शुरू हुआ है तो हमारे हेयर की टाइप चेंज हो गई है। समर्स में वो सिल्की होते हैं और विंटर्स के अंदर वो ड्राई डैमेज हो जाते हैं, बिकॉज स्ट्रैंड के ऊपर से वो प्रोटीन लूज हो रहा होता है। ड्राई, वो जो आपकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो ब्रोकन होती है और उससे मॉइस्चर आपका लूज हो रहा होता है। स्किन के ऊपर बात करें तो एग्जैक्टली सेम, आपका जो बैरियर है वो वीक हो जाता है ड्राई होने की वजह से, सुकड़ जाता है, उसके अंदर स्पेसेस बन जाती हैं विच ऑलवेज टेक्स अवे रेस्ट ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द स्किन टू। ठीक है, तो फिर जब आपका मॉइस्चर चले जाएगा स्किन के अंदर से, हेयर के अंदर से, नेल के अंदर से, तो उसने ब्रिटल हो जाना है, उसने इजीली ब्रेकेबल हो जाना है, उसने लस्टर अपना लूज कर देना है, उसने अपनी शाइन लूज कर देनी है। सो द टर्म ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड स्किन एंड ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड हेयर। अच्छा, जनरली जो बात लोगों को नहीं पता वो ये कि नेल प्लेट के अंदर भी डिहाइड्रेशन हो जाती है। ठीक है, जब नेल प्लेट डिहाइड्रेटेड हो जाती है तो आपका जो नेल की इजी फ्रेजिलिटी है या इजी ब्रेकेज है वो मोर ऑफन हो जाता है। सर्दियों में लोग कहते हैं कि मेरा दुपट्टे में हल्का सा नाखून फंसता है और वो टूट जाता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। क्या ये रिपेयरेबल होता है? यस, इट इज़ रिपेयरेबल। और इसके अंदर ये होता है कि दिस इज़ नॉट द सोल रीज़न ऑफ इजी फ्रेजिलिटी ऑफ नेल या इजी ब्रेकेबल नेल, और भी रीजंस होती हैं, लेकिन डिहाइड्रेशन इज़ वन ऑफ द कॉज टू।
ठीक है। इसके अलावा ये जब आपका स्किन का लस्टर लूज हो गया, आपका ये हेयर का लस्टर लूज हो गया, आपका नेल का लस्टर लूज हो गया, आप अपना कॉन्फिडेंस ब्रेक करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ड्राई डैमेज स्किन, ड्राई डैमेज्ड हेयर, यूर लूजिंग योर फैक्टर्स, ब्यूटी फैक्टर्स, तो वो उसके लिए पेशेंट कॉन्शियस होता है, ओपे डिप्रेस हो जाता है। आजकल जो क्लिनिकली हम देखते हैं कि जो लुक्स को लेके या स्किन को लेके या हेयर को लेके लोगों को साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं। ठीक है, तो ये मैं इसके साथ लिंक करूँगी। और अदरवाइज भी जो साइकाट्रिक कुछ इश्यूज हैं जो विंटर्स के अंदर अदरवाइज भी बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ द ग्लूमी शॉर्ट डेज, अर्ली डार्क, और ये जो सारा फैक्टर होता है ना, ये भी लीड करता है। और स्किन के ऊपर जो रिंकल्स आते हैं, क्या वो भी ड्राइनेस की वजह से आते हैं? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली, बिकॉज जितनी ड्राई स्किन होगी उतनी वो सुकड़ी हुई और चुनटों वाली होगी। ठीक है, तो ड्राइनेस के अंदर रिंकल्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? डाइट के साथ या होम रेमेडीज़ के साथ या फैक्टर्स के साथ, या क्या ट्रीटमेंट हम क्लिनिकली ले सकते हैं ताकि हमारी समर्स में जो स्किन अच्छी लग रही है वो भी विंटर्स में एज इट इज़ रहे। इसके अलावा जो है ना, कुछ बीमारियां एग्रेवेट हो जाती हैं स्किन रिलेटेड और हेयर रिलेटेड, जैसे एक्जिमा, सोराइसिस, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, इक्थियोसिस। बुजुर्गों में जीरोसिस होता है, जो लेट एज ड्राइनेस है वो एग्रेवेट हो जाती है। क्या होती है? बेसिकली जीरोसिस क्यूटिस होता है, जो जब जैसे जैसे आप बुजुर्ग हो रहे होते हैं, आप उम्र एज कर रहे होते हैं, तो जैसे आपके बाकी बॉडी के ऑर्गन्स कमज़ोर हो रहे होते हैं, ऐसे स्किन भी कमज़ोर हो जाती है। वो नेचुरली ड्राई होना शुरू होती है, ड्राई एंड श्रंक है। तो आप अपने बुजुर्गों को देखेंगे, सफ़ेद रंग की फ्लेकी स्किन होती है, खिंची हुई, अकड़ी हुई और जकड़ी हुई। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि उनका नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट लूज हो गया है। और अब अगर बाहर से आप कोई इमोलिएंट्स लगाएं तो दे कैन रीगेन दैट शाइन एंड लस्टर और जो नरिश्ड स्किन है, लेकिन अदरवाइज उनको इंटरनली वो लूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस, एटॉपिक डर्मेटाइटिस, ठीक है, इसकी वजह से जो एलर्जिक डर्मेटाइटिस हैं, जैसे जो फ्लीस पहनने से या कुछ कपड़े यूज़ करने से या जो कंबल वगैरह ओढ़ने से जो एलर्जीज होती हैं, ये एग्रेवेट हो जाती हैं। हेयर की बात करें तो डैमेज्ड हेयर की वजह से ब्रिटल हेयर फॉल बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बढ़ने की वजह डिहाइड्रेशन है, लॉस ऑफ मॉइस्चर है, तो हेयर फॉल आपका बहुत इंक्रीज हो जाता है विंटर सीजन के अंदर। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो हेयर फॉल को या स्किन की डिहाइड्रेशन को बढ़ाती हैं। वो जैसे आप सर्दियों में बच्चे हैं, वो गर्म पानी इकट्ठा करके उसके अंदर लॉन्ग शावर्स कर रहे हैं, तो लॉन्ग शावर्स आर नेवर एडवाइज्ड इन विंटर स्पेसिफिकली, स्पेशली इन हॉट वार्म वाटर। ठीक है, जो आपके ल्यूक वार्म वाटर है ना, दैट इज रिकमेंडेड। तो आप डिहाइड्रेशन को कुछ फैक्टर्स करके प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे जब आप बाहर जा रहे हैं तो अपना क्लोथिंग को प्रॉपर करें, और क्लोथिंग के अंदर यू डोंट हैव टू गो टू फ्लीस इफ यू आर एलर्जिक टू, यू कैन रिप्लेस इट विद कॉटन। आपके I was about to ask कि कैसे मालूम होता है डॉक्टर साहब कि आपको एलर्जी है फ्लीस से, किसी और मटेरियल से, पॉलिएस्टर से या किसी मिक्स्ड फैब्रिक से? वो ऐसे होता है कि जब भी आप वो कपड़ा पहनते हैं, आपका पहला जो साइन है ना वो इचिंग, खारिश शुरू कर देते हैं, रेडनेस आना शुरू हो जाती है, दरफ्फर बनना शुरू हो जाते हैं, यू फील अनकंफर्टेबल विद इन योर स्किन। तो अगर आपको फ्लीस से एलर्जी नहीं है फिर तो यू कैन वेयर, लेकिन अगर एलर्जी, ये तो हमने प्रॉब्लम्स की तो डिटेल में बात कर ली। अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है स्पेसिफिकली इस ड्राइनेस? यस, आई एम कमिंग टू द सॉल्यूशन। मतलब अगर आपको बाहर जा रहे हैं आउटडोर फैक्टर्स को डील करने के लिए, यू हैव टू वेयर योर प्रॉपर क्लोथिंग, ताकि वो आपको प्रोटेक्टिव लेयर दें और आपका मॉइस्चर लूज ना हो। यू हैव टू हैव गुड डाइट। गुड डाइट के अंदर हॉट हेल्दी बेवरेजेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आप चाय पिए जा रहे हैं पूरे दिन, हेल्दी बेवरेजेस। ठीक है, आपने कोई दूध में कोई चीज़ बनाई हुई है, नट्स आप अदरवाइज हॉट वार्म बेवरेजेस आप जैसे पहले ओवल्टीन या चॉकलेट ले लेते थे, कॉफ़ीज़ ले लेते हैं। ठीक है, सो दे आर हेल्दी बेवरेजेस। इसके अलावा नट्स का इस्तेमाल, हाई प्रोटीन इनटेक, ठीक है, ये आपको प्रोटेक्टिव डाइट है, आपकी हेल्थ को, हेयर को अच्छी नरिशमेंट देती है। और नट्स का इस्तेमाल सर्दियों में बढ़ भी जाता है। इसके अलावा जब आप घर में हैं, आपने हीटर्स लगाए हुए हैं, तो ह्यूमिडिफायर्स कैन हेल्प। ठीक है, अब जो आपका हीटर लगा हुआ है, इट्स जस्ट ड्राई डायरेक्ट हीट। ठीक है, वो आपका मॉइस्चर सारा टेक अवे कर रहा है। आप ह्यूमिडिफायर, एक मशीन होती है, वो आप लगा लें, वो आपके ह्यूमिडिटी लेवल को कंट्रोल कर लेती है। तो जब आप वॉश कर रहे हैं, बॉडी वॉश कर रहे हैं, शावर्स कर रहे हैं, तो यू कैन इंस्टेड ऑफ चूजिंग एंटीबैक्टीरियल सोप्स, यू कैन चूज जो आपका बैरियर को मेंटेन करें, हाइड्रेटिंग बार्स। ठीक है, देयर आर प्लेंटी ऑफ हाइड्रेटिंग बार्स अवेलेबल इन द मार्केट टू बी यूज्ड एज सोप। वो सोप जो आपकी स्किन की pH को 5.5 में मैनेज करे, तो दैट यू कैन यूज़। हेयर के लिए जब आप शावर्स कर रहे हैं तो यू कैन स्विच योर शैम्पूज टू मॉइस्चर लॉकिंग शैम्पूज। कंडीशनर्स यूज़ कर सकते हैं, प्रोटीन्स यूज़ कर सकते हैं, हेयर जो मॉइस्चर लॉकिंग प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा कुछ व्हेन यू टॉक अबाउट नेल्स, तो अगर खाने पीने से और टॉपिकल चीज़ों से नेल की नरिशमेंट उतनी नहीं भी हो रही, तो इवन देन इफ़ यू जस्ट अप्लाई अ मॉइस्चराइजर लेयर ऑन द नेल,
तो वो आपके एटलीस्ट एक प्रोटेक्टिव लेयर होगा जो आपका मॉइस्चर लूज नहीं होने देगा। ठीक है, और फिर आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट द मॉइस्चर टाइप। बिल्कुल ठीक। पहले एक कॉन्सेप्ट था कि लोग बस वैसलीन की एक लेयर लगा लेते थे एंड दे वुड थिंक इट इज़ सफिशिएंट टू कीप इट हाइड्रेटेड। अभी इतने अच्छे मॉइस्चराइजर्स मार्केट में अवेलेबल हैं कि वो आपकी स्किन के अंदर मॉइस्चर को लॉक करते हैं फॉर 24 आवर्स, 48 आवर्स, फॉर 3 डेज। तो आई थिंक वी कैन शिफ्ट टू दोज मॉइस्चराइजर एंड देन दे आर ईजी एप्लीकेबल। आपने जब वैसलीन लगानी है, आपके क्लोथिंग स्पॉइल हो रहा है, यू आर अनकंफर्टेबल विद दैट ग्रीसीनेस, तो आजकल बड़े अच्छे मॉइस्चर्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो आपका हाइड्रेशन भी लॉक करते हैं, आपके रिंकल फ्री भी करते हैं स्किन को, सपल भी करते हैं, और वो ग्रीसी भी नहीं लगते और वो मैट फिनिश करते हैं। ठीक है, सो यू कैन चूज अ बेटर मॉइस्चराइजर। नाउ व्हेन यू कम टू यू नो क्लिनिकल प्रोसीजर्स दैट वी कैन टेक अप, तो उसके अंदर यू नो व्हेन यू टॉक अबाउट हेयर, अगर हेयर लॉस आ रहा है, देयर आर लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स यू कैन टेक एज इन PRP हेयर PRP। जब भी आपके बाल गिर रहे हो, PRP इज वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन। मीजोथेरेपीज आप ले सकते हैं, हाइड्रेशन मीजोथेरेपीज ले सकते हैं, माइक्रोनीडलिंग RF ले सकते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट स्किन, अगेन PRP, मॉइस्चर कॉन्टेनिंग मीजोथेरेपीज, स्किन ब्राइटनिंग मीजोथेरेपीज, विटामिन C के साथ मीजोथेरेपीज। इसके अलावा एक ट्रीटमेंट होता है प्रोफाइलो, दैट्स रिच हाइलुरोनिक एसिड, अ लॉट ऑफ क्वांटिटी ऑफ हाइलुरोनिक एसिड दैट वी इंजेक्ट इन योर स्किन। और वो आपके स्किन को करीब 6 महीने हाइड्रेटेड रखता है। सो फॉर विंटर्स, फॉर ड्राई डिहाइड्रेटेड रिंकल्ड स्किन, प्रोफाइलो इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। आप 2 सेशन उसके लेते हैं और 6 महीने के लिए आपकी स्किन बड़ी अच्छी वेल मॉइस्ट एंड वेल हाइड्रेटेड हो जाती है। ठीक है, व्हेन यू टॉक अबाउट नेल्स में भी यू नो अ गुड एमोलिएंट एप्लीकेशन स्किन के लिए, अगर आपको पिगमेंटेशन डेवलप हो गई, बिकॉज जब आप विंटर्स के अंदर आमतौर पे लोग समझते हैं कि धूप जो है वो आपकी स्किन को डैमेज नहीं कर रही या लेस डैमेज कर रही है, तो वो दे टेक अ लॉट ऑफ सनलाइट, देयर आर लेस नंबर ऑफ पीपल बट दैट दे डू। तो फिर देन दे कंप्लेन कि हमारी छाइयाँ पिगमेंटेशन जो है वो विंटर्स में एग्रेवेट हो जाती है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ एक्सेसिव सनलाइट एक्सपोजर। एंड ऑब्वियसली जब भी आपकी स्किन ड्राई डैमेज होगी, वो लस्टर लूज करेगी, ल्यूमिनोसिटी लूज करेगी, ब्राइटनेस लूज करेगी, तो आपको पिगमेंटेशन ज़्यादा नुमाया नजर आएगी। और उसमें ज़रा इशू जो भी होगा वो ज़रा किसी भी मुस्तनद डॉक्टर के पास आप जाएंगे जो कि बताएगा या बताएंगी कि इशू एग्जैक्टली क्या है, क्यों है, और कौन सा प्रोसीजर आपको इस पर लेना चाहिए। बड़ा अच्छा आपने कुछ प्रोसीजर का नाम दिया, बट विल ट्राई कि हम किसी और दिन दोबारा इन प्रोसीजर की डिटेल से इस तरह से बात करें कि कौन सा प्रोसीजर किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। बड़ा अच्छा है, एक ही प्रोसीजर आपने 2 सेशन लेने, 6 महीने, यू आर गुड टू गो। और ये बहुत सारे जो सेशंस होते हैं, काम खराब होता है, एक सेशन के बाद 6 महीने अगर आपके गुजर जाते हैं तो मेरा ख्याल है बेस्ट चॉइस है। हम दोबारा कभी जहमत देंगे डॉक्टर आमना उस्मान साहिबा को, ताकि हम और डिटेल में बात करें। बहुत शुक्रिया, आज आपने वक्त दिया और इतनी अच्छी बातें बताई हमारी स्किन के लिए, हेयर के लिए, नेल के लिए, कि हमें क्या क्या ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं। तो बस लंबे शावर्स एंड हॉट बाथ्स बिल्कुल नहीं, और ये लंबी क्रीमें जो होती हैं वो भी नहीं, आपने अवॉइड ग्रीसी क्रीमें भी एक प्रोसीजर लें और अच्छा है आपका ज़्यादा टाइम। देखिए आपने 6 महीने तक आपने जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है, वैसे भी तो पैसे इन्वेस्ट करने हैं उस पर, तो वो अमाउंट आप एक दफ़ा इन्वेस्ट करें, आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी और रोज़ के। लेकिन ये नहीं करना कि आपने खुद से कोई डिसाइड करना है कि मुझे ये प्रोसीजर कराना है, कि आप कोई रिक्वायर्ड है ये, आप पहले जाएं, स्किन दिखाएं, उसके बाद वो रिकमेंड किया जाएगा। चलें जी, बढ़ते हैं आगे अगले मौजू की तरफ। और आज हम जरा बात शुएब अगले मौजू पे जाने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरा ख्याल है आज हम अपने व्यूअर्स को शेयर कर दें, वो ये है जनाब कि एक यूनिसेफ की रिपोर्ट आई। ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ की हम बात करते हैं, डोनेशंस की भी बात करते हैं, लेकिन उस वक्त वहाँ पे तकरीबन 2 मिलियन के करीब बच्चे मौजूद हैं जो कि जिनकी तालीम मुतासिर हो रही है, जिनके स्कूल नहीं है, स्कूलों की छतें नहीं हैं, और अभी बहुत से स्कूल ऐसे हैं एक बड़े रकबे पर जिनकी सिर्फ छतें अभी नजर आना शुरू हुई हैं। इतना पानी था वहाँ पे, तो जिंदगी क्या होगी, और फिर जब जिंदगी नहीं होगी तो तालीम कैसे होगी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान में ये जो तबाहकुन सैलाब था, तकरीबन 27,000 स्कूलों को जुज़वी तौर पर या मुकम्मल तौर पर इसने नुकसान पहुंचाया है। एग्जैक्टली और यूनिसेफ के ग्लोबल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन रॉबर्ट जेनकिंस, इन्होंने पाकिस्तान में सैलाब से जो मुतासरा इलाके हैं उसके दौरे से वापसी पर ये डिटेल्स शेयर की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लाखों बच्चे रातों रात इंतहाई तकलीफ दे हालात में अपने ख़ानदान के अफराद, घरों, ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ और तालीम की सहूलत से महरूम हो चुके हैं। बिल्कुल, तालीम की सहूलत नहीं है, सेहत की सहूलत नहीं है। ये सहूलियात ज़ाहिर है हमने फ़राहम करनी है, हमने, गवर्नमेंट ने, सब ने मिल के काम करना है, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। तो अभी हम जब इन इलाकों पे नज़र दौड़ाते हैं तो तालीम और तरबियत के अलावा इन बच्चों को सेहत की देखभाल के साथ साथ नफ्सियाती मदद चाहिए,
हिफाजती टीकों तक रसाई फराहम करनी है, हम इसके लिए रोल प्ले जी। कर सकते हैं। स्कूलों की बंदिश के दौरानिये में इजाफे की वजह से बच्चों के जो एजुकेशन का जो प्रोसेस था वो भी बिल्कुल। रुका, और फिर ज़ाहिर है इतने से तक स्कूल न जाने की वजह से और भी मसाइल पैदा हुए। इस पर हम जरा मजीद बात करेंगे। ज़ियाउर रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया, माहिर तालीम है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर यूनिसेफ की रिपोर्ट ऐसी जिसमें ज़ाहिर है बात करना बड़ा अहम कि हम ये देखते हैं मार्च 2020 से लेकर मार्च 2022 तक, यानी पहले कोविड फिर फ्लड्स, जो हालात रहे, स्कूल बंद रहे, बच्चे स्कूल जा नहीं रहे, इसकी वजह से आने वाले दिन कितने मुश्किल हो जाएंगे, कितने चैलेंजिंग हो जाएंगे इन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जा रहे। थोड़ा सा अहाता कीजिएगा कितना बड़ा नुकसान उठा रहे हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुएब, आपने बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, सलमा आपने बहुत अच्छा उस पर ब्रीफ किया है। और वाकई ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं इस वक्त हमारे पूरे इन एरियाज़ में जहाँ फ्लड आया हुआ है वहाँ तो बहुत बुरी तरह से बच्चे मुतासिर हैं, फैमिलीज मुतासिर हैं। और तालीम का तो आप पूछे ही ना, ये तो अभी तो खाने पीने के मामलात, रहने सहने के मामलात ही नहीं सेटल हो पा रहे हैं। तो तालीम तो एक उससे अगली स्टेज है। अभी तो आपने जैसे बयान फरमाया कि स्कूलों की छतें नजर आना शुरू हुई हैं। इतना पानी था कि स्कूल वहाँ पे इतना ज़्यादा पानी के नीचे हैं कि बच्चे वहाँ जा भी नहीं सकते। देखें, जो कोविड का मामला रहा, 2 साल हम कोविड से लड़ते, कोविड के अंदर कितनी मुश्किलात रही बच्चों को, बच्चे स्कूल से दूर हो गए, टीचर के पास जा नहीं सके। इसके साथ साथ जो बच्चों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि अटेंशन डेफिसिट हो गया, जैसे कि जोन आउट हो जाते थे बच्चे बैठे बैठे कुछ और सोचना शुरू कर देते थे। बच्चों का क्लास में 6 घंटे पढ़ने का स्टेमिना कम हो गया, बच्चों का अपनी किताबों के साथ ताल्लुक कम हो गया। ये सब जो परेशानियां थी एक जगह थी, और उसके बाद इन बच्चों के ऊपर, इन लाखों बच्चों के ऊपर, इन 27,000 स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर एक और परेशानी सैलाब की सूरत में आ गई और वो अपनी तालीम से बिल्कुल ही दूर हो गए। देखिए, ये वो वक्त है जब हम इन बच्चों को सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे वो मैं ज़ाती हैसियत में हूँ, पब्लिक है, लोग हैं, गवर्नमेंट्स हैं, इंटरनेशनल अदारे हैं, रफाई अदारे हैं, अगर हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल ही तालीम छोड़ देंगे, क्योंकि वो इतनी मुश्किल में रह रहे हैं। सपोर्ट की इतने बहुत मुश्किल अच्छी हालात बात से थी, सपोर्ट हर लेवल पे किया जा रहा है, गवर्नमेंट लेवल पे भी पॉलिसीज भी बनी हैं, और वो बच्चे जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज में मौजूद थे, अगर वो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते थे, उनकी हॉस्टल्स की फीसें माफ़ कर दी गई, उनकी यूनिवर्सिटी की फीसों में उनको रिलीफ दिया गया। ये सब तो कर रहे हैं, लेकिन आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ज़ाहिर है हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए उन इलाकों में, जो कि इतना जल्दी मुमकिन ना हो पाया। बच्चों का किताबों के साथ रब्त टूट गया। अब उस रब्त को बहाल कैसे करें, क्योंकि स्ट्रक्चर की तरफ जाने में हमें थोड़ा वक्त लगेगा। उस वक्त से पहले जितना वक्त हमें लगता है कि शायद ज़ाया हो रहा है, ये बच्चे किसी तालीमी सरगर्मी में इन्वॉल्व होंगे, इनका तालीम का जो सिलसिला टूटा था वो बहाल होगा। तो जब स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे तब तक बच्चों के पास कुछ ना कुछ नॉलेज, किताबों का कुछ ना कुछ हिस्सा वो पढ़ चुके होंगे। उसके लिए हम क्या करें? देखिए, ये जो आपका आज का प्रोग्राम है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बच्चों को तालीम के साथ जोड़ने का। जो वालिदैन ये बात सुनेंगे, जो भी वहाँ के फैक्ट्री सुनेंगे, या जो लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं वो सुनेंगे, वो ज़रूर बच्चों को तालीम से जोड़ने की कोशिश करेंगे। इसी तरह जो दूसरे अदारे हैं, जैसे वो खाने की चीज़ें बच्चों को पहुँचा रहे हैं, फैमिलीज़ को पहुँचा रहे हैं, उन्हें किताबें भी पहुँचा रहे हैं। हुकूमत भी अपने तौर पर बहुत कोशिश कर रही है। आपने देखा है कि वज़ीर आज़म साहब भी जगह जगह गए हैं, उन्होंने जाकर उनको सपोर्ट करने की भरपूर कोशिश की है। गो के हमें मजीद कोशिश करने की ज़रूरत है, गो के हमें पार्टिसिपेशन बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इतना बड़ा डिज़ास्टर है कि इसको सिर्फ फौरी तौर पे 1 महीने में सपोर्ट से नहीं हल होगा। इसको कई साल भी लग सकते हैं, कई महीने भी लग सकते हैं। और उसमें वालिदैन, लोग, आम लोग, मेरी तरह के लोग, आपकी तरह के सब जो एंकर्स हैं, हमारी रहनुमाई करें और इस अमल में अपना ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश करें। और ख़ास करके बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखें, बच्चों को किताबों को वहाँ भिजवाना, टीचर्स का इन मुश्किल हालात में बच्चों को सपोर्ट करना, जैसे तैसे भी हालात हैं, जो भी जगह अवेलेबल है ज़ियाउर रहमान साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि हम सबका कंट्रीब्यूशन इसमें होना चाहिए। आपकी आवाज़ में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन भी थी। एक और चीज़ हम देखते थे एक वक्त में जब दूर दराज इलाकों में स्कूलों का कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं था, बच्चों की तालीम के लिए मसाइल होते थे, किसी भी घर में, किसी भी कमरे में या इवन टेंट लगा के बच्चों को तालीम दी जाती थी। फिर उसके बाद एग्ज़ाम के बाद ज़ाहिर है वो किसी ना किसी ऐसे लेवल पर पहुँचते थे कि वो शहर से बाहर या कहीं जहाँ पर उनको करीब यूनिवर्सिटी अवेलेबल हो वहाँ चले जाते थे। अब जिन इलाकों में इस वक्त स्ट्रक्चर नहीं है, क्या वहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ आपके ख्याल में हो सकती हैं कि खुले आसमान तले चाहे तालीम का ये सिलसिला दोबारा से जारी रखा जाए, दोबारा से आगे बढ़ाया जाए, ताकि आइंदा 6 माह में, साल के अंदर, जब तक हम स्ट्रक्चर्स की तरफ वापस आए, तब तक वो बच्चे अपना साल एटलीस्ट उनका ज़ाया ना हुआ हो, वो किसी भी क्लास में पढ़ते हों?
जी सर, मैं एक तो मुझे थोड़ा क्वेश्चन आपका समझ नहीं आया डिस्टॉर्शन की वजह से। दूसरा ये गुजारिश है कि जैसे जो मुझे बात समझ आई कि आप चाहते हैं कि आपने फरमाया कि चाहे खुले आसमान के नीचे पढ़ाएं, बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। और अगर आप देखें तो शुरू भी हमारा ऐसे ही हुआ था कि क्लासेस और ये टेबल और बेंच तो आज आके हमें मिले हैं, वरना अगर आज से 50 साल पीछे चले जाएं तो बच्चे पहले जमीन पे ही बैठते थे, खुले आसमान के नीचे ही बैठते थे, टाट पे बैठ के पढ़ते थे, दरख्त के साए में पढ़ते थे। ये रवायात को दोबारा इनिशिएट करना पड़ेगा और इसको भी गनीमत जानना पड़ेगा। और इस हालात में देखें, जब भी क्राइसिस आता है अपॉर्चुनिटीज भी साथ लेके आता है। जो मुश्किल हालात होते हैं वो बहादुर और जबरदस्त किस्म के बच्चों को प्रोड्यूस करते हैं, जो आसान हालात होते हैं वो कमजोर लोगों को प्रोड्यूस करते हैं। तो इन मुश्किल हालात में जो बच्चे आज जहां जहां बैठे हुए हैं वो इंशाल्लाह एक ना एक दिन एक बहादुर और एक बेहतरीन इंसान बन के सामने आएंगे, बशर्ते कि उनको पढ़ना है, उनको किताबों के साथ रहना है, उनके वालिदैन ने उनको पढ़ाना है, उनके टीचर्स ने पूरा जोर और मेहनत करनी है। तो इंशाल्लाह ये बच्चे इस पाकिस्तान की भागदौड़ भी संभालेंगे और इस मुश्किल को ओवरकम भी करेंगे। और जब वो इस मुश्किल को ओवरकम करके आएंगे तो वो एक मजबूत इंसान बन के सामने आएंगे और हमें पाकिस्तान को मजबूत इंसानों की बहुत ज़रूरत है। ठीक, बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे और इस अहम मामले पर हमसे डिस्कशन कर रहे थे कि ज़रा 20 लाख बच्चों की बात है, उनके मुस्तकबिल की बात है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात है। नाज़रीन, बढ़ते हैं आगे और एक अगले मौजू की तरफ जाएंगे जो कि आज हमारा किचन गार्डनिंग से जुड़ा है। किचन गार्डनिंग या रूफ टॉप गार्डनिंग की आज हम बात करेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि आप अपने ही तौर पर अपने ही एरिया को यूटिलाइज़ करते हुए ग़िज़ाइयत से भरपूर सब्जियाँ उगा पाते हैं। अब चूँकि ऑटम सीज़न है, क्या ये दुरुस्त वक्त है कि हम सब्जियाँ उगाने की बात करें? कोई ऐसी सब्जी जो इस वक्त हम उगा सकें, और पहला स्टेप क्या होना चाहिए, बेबी स्टेप क्या होना चाहिए? क्योंकि जिसके पास नॉलेज है, जो कर रहा है, उसके लिए तो करना आसान है। किस मंथ में क्या करना है, किस वीक में क्या करना है, अब क्या और तब क्या, कौन सी एहतियात। लेकिन इस मौसम में अब पोस्ट फ्लड सिचुएशन में स्पेशली जहाँ पे सब्जियां थोड़ी महंगी भी हुई हैं, चूँकि ज़ाहिर है हमारे बागात भी तबाह हुए, हमारी फसलें भी तबाह हुई, तो अब क्या किया जाना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। और साथ साथ ये जानेंगे कि अगर स्पेस आपके पास है तो उसमें आप कैसे वाटर रिजर्वायर छोटा सा बना सकते हैं अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी सब्जियों के लिए। तो इसी पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन करें डॉक्टर परवेज़ एहसन खान साहब, और ज़बरदस्त इनकी कंट्रीब्यूशन है। जिस तरीके से अब कुछ विजुअल भी हमने आपको इस वक्त दिखाई कि कैसे उन्होंने अपने इस एरिया को यूटिलाइज़ किया। MSc एग्रीकल्चर की माशाल्लाह, PhD वाटर मैनेजमेंट की एंड पोस्ट मास्टर डिप्लोमा इन अर्बन लैंडस्केपिंग, और इसके अलावा मुख्तलिफ फॉरम्स पर हम इनको देखते आए हैं, तो उनसे आज हम इस्तिफादा हासिल करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी। सब मूंछें बड़ी भी आ रही हैं आपकी माशाल्लाह। सर, थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि अब चूंकि मौसम ख़ज़ां का आगाज़ है इसका, क्या ये दुरुस्त वक्त है कि हम फिर भी सोचें कि अगर हमने पहला स्टेप ही लेना है किचन गार्डनिंग का, रूफ टॉप गार्डनिंग का, बैकयार्ड गार्डनिंग का, तो हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम है जो विंटर की सब्जियां लग रही हैं। ओके, तो उसके अंदर रूफ टॉप गार्डन या अपने किचन गार्डन जो बनाना है, उसके अंदर दिस इज़ द टाइम। आप मूली है, शलगम है, वो तो है, लेकिन जो किचन के लिए ज़रूरी है ना, जो हमारे फार्म मतलब घर के लिए, लाइक पुदीना, धनिया, मेथी, पालक, टमाटर अभी नहीं लगेगा, टमाटर लेकिन ये मेथी, पालक वगैरह जो है ना, ये चीज़ें लग जाएंगी। सही। जिसका ये पालक अब 3 दफ़ा 4 दफ़ा काट सकते हैं पूरे सीजन के अंदर। कुछ तस्वीरें हमने देखी सलमा, जिसमें कद्दू बहुत बड़ा कद्दू उगा है, लौकी, लंबी से लौकी। तो ये कोई मतलब खास टोटके आपका कि आपकी इतनी प्यारी सब्जियां, और आड़ू था सर जिस बीच में आड़ू है जी, आड़ू मतलब वो इतना ज्यादा माशाल्लाह लदा हुआ दरख्त आड़ू से, कैसे? सर, इसको ट्रीट करते हैं, मैन्योर डालते हैं इसके अंदर, प्रॉपर प्रूनिंग करनी, प्रॉपर टाइप पे स्प्रे करना, उस पे स्प्रे करके करना। और सर, एक फैमिली के इस्तेमाल की जो सब्जियां हैं, अगर उनको अभी लगाया जाए तो वो कितने दिनों में उस घर की ज़रूरत पूरी होनी शुरू हो जाएगी? जो टाइम पीरियड है ना, जो मूली को या जो चीज़ लाइक वो छोटी रेड मूली लगाते हैं सैलेड के लिए, आइसबर्ग लगा लें, तो 1 महीने में आपको चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं और एक घर की ज़रूरियात पूरी हो जाती है। बिल्कुल पूरी हो सकती हैं। आप रूफ टॉप पे ना जो फ्रूट क्रेट्स होते हैं, उसके अंदर मैन्योर डाल के उसके अंदर आप लगा दें, तो आपकी डे टू डे यूज जो है ना आपका होता रहेगा। और छत के ऊपर वैसे मैंने ऐसी मिसकंसेप्शंस कुछ सुनी है कि जब आप सब्जियां लगाते हैं कोई भी, तो ज़ाहिर आपको उसको पानी भी देना पड़ता है, तो उसके अलावा आपकी छत से लीकेज के मसाइल भी हो जाते हैं। वो अगर आपने पूरी छत के ऊपर मिट्टी डालनी है, अगर आप क्रेट्स में डालते हैं फिर प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि क्रेट्स जो फ्रूट क्रेट्स है ना, उसके अंदर आप डाल के मैन्योर और डाल के उसमें आप अगर लगा देंगे तो आपको इतना वाटर देंगे कि बस नीचे ड्रॉप नहीं करेगा। और एक सीजन के बाद क्या जो हम पौधा लगाते हैं, लेट्स सपोज मूली का या जैसे भी वो लौकी हम देख रहे थे, वो सिर्फ एक सीजन के लिए फ्रूटफुल होते हैं, अगर उसकी केयर करें तो वो कई सालों तक चल नहीं, कुछ चीज़ें जो चलती रहती हैं, जिस तरह मिर्चें चलती रहती हैं, लेकिन लौकी वगैरह ये जो है ना, ये सीजनल होते हैं, एक सीजन में होते हैं, यू हैव टू प्लांट अगेन।
ओके। उसमें इसमें करना पड़ता है। जबरदस्त। और इसी में हमने सर देखा कि आपने कुछ एरिया मुख्तस किया हुआ है पानी के लिए भी, ये कितना अहम है? अच्छा, रेन वाटर हम लोग जो है ना पानी बहुत ज़ाया कर रहे हैं। मेरा एक स्पेशलिटी है पानी के ऊपर। जी जी बिल्कुल। हम पानी को सेव नहीं करते। तो हर घर के अंदर एक टैंक होना चाहिए, रेन वाटर, बारिश का पानी जिसमें जमा होता रहे, उसी से आप लॉन को पानी दें, उसी से आप सब्जियों को पानी दें। ओके। कार वॉश जो है ना, आमतौर पे 100 से 200 गैलन हम पानी गाड़ी धोने में लगा देते हैं। ऐसे ही। तो वो अगर रेन वाटर आपके पास है तो आप फ्रेश वाटर बचा सकते हैं। सर हम देखते हैं हमारे जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे तो ये होता है कि एक जौहड़ या तालाब कोई ऐसी जगह बनी होती है जहाँ पे बारिश का पानी स्टोर हो रहा होता है और वो कुछ लोगों की ज़रूरियात भी पूरी हो जाती हैं। शहरों में क्योंकि छोटे घर होते हैं, कुछ लोगों ने रेंट पे घर लिए होते हैं, वो ज़ाहिर है वहाँ पे उस तरह वाटर स्टोरेज नहीं बना सकते। क्या उनके लिए कोई ऑप्शंस हैं, कोई ऐसा सस्ता जरिए कि वो छोटा सा एक ऐसा स्टोर बना सके जहाँ पे पानी जमा हो जाए? उसमें वाटर टैंक मिल जाते हैं प्लास्टिक वाले जो है ना, वो करके जो रेन वाटर आ रहा है तो उस पर आपने बात जो की ना उसकी तालाबों की, ये सदियों से हमारे इस रिवाज था इस एरिया में। वो जो तालाब होता था, गांव का पानी आता था, उसके 3 मकसद होते थे। पहला तो है कि उसके अंदर जानवर आते थे, उसमें मछलियाँ पलती थी, और उसके साथ आपको हैंडपम्प लगाया जाए कुआं जिससे वाटर रिचार्जिंग होती थी। उससे अब खत्म होने की वजह से हमारा अंडरग्राउंड वाटर नीचे चला गया। बिल्कुल ऐसे ही। लाइक मैं इस्लामाबाद की मिसाल देता हूँ, इस्लामाबाद में तकरीबन 100 फुट पानी नीचे चला गया। उसके लिए रिचार्जिंग बहुत ज़रूरी है। जब तक रिचार्जिंग नहीं करेंगे पानी ऊपर नहीं आएगा। और कुछ छोटे छोटे तालाब बनाने से रिचार्जिंग हो जाएगी। तो उसका लिए टेक्निकल, यू हैव टू बोर, लंबा बोर करना पड़ता है और बारिश का पानी अंदर जाता है, लेकिन उससे पहले पानी को ट्रीट करना पड़ता है, साफ कर, क्योंकि गंदा पानी डालेंगे तो सारा पानी गंदा हो जाएगा। तो उसको एक मेरी स्पेशलिटी वो ये है कि उसको ट्रीट किस तरह करके आपने एजेक्ट करना है। आपने ऐसा कोई प्रोजेक्ट सर कहीं पर लॉन्च किया पाकिस्तान? जी हाँ, मैंने किया हुआ है, हमारे इस्लामाबाद क्लब में भी हुआ हुआ है। अच्छा। और बाकी भी हुआ हुआ है। बाकी मैंने डिफरेंट मुल्कों में, काफ़ी मुल्कों में, अफ्रीकन कंट्रीज में किया हुआ है। फॉर एग्जांपल आपने इतनी अच्छी बात की, आपने इस्लामाबाद क्लब में ये किया हुआ है, तो हम इसे क्यों रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे इस्लामाबाद के बाकी सेक्टर्स में? सर इस्लामाबाद क्लब के अंदर क्योंकि मेरा लैंडस्केपिंग का काम है, आप जाए तो क्रिकेट ग्राउंड किया हुआ है हमने, पोलो ग्राउंड मैंने बनाया हुआ वहाँ पे, उसमें नॉट ए सिंगल ड्रॉप फ्रेश वाटर। ओके। सब रेन वाटर हम हार्वेस्ट करते हैं, टैंक बनाया, मतलब हमने लेक बना दी हुई है, उसके अंदर मछली भी डाली हुई है, उससे पानी इरिगेशन करते हैं। सही। इस तरह हर घर के अंदर देयर शुड बी ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक। मतलब सीडीए को इसको रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि हर घर में टैंक होना चाहिए। सर ये जो आपने अभी बताया था कि जिस तरह बोरिंग होती है और उसके अंदर फिर वो पानी ट्रीट करके डाला जाता है, क्या ये हर घर को इंडिविजुअली करना पड़ेगा? नहीं, घर का तो पॉसिबल नहीं, लेकिन बड़ा एरिया चाहिए इसके अंदर, काफ़ी पानी, जिस तरह मार्केट्स के पास, जिस तरह फैसल मस्जिद के पास एक प्रोजेक्ट किया था वो बंद पड़ा, लेकिन वहाँ पे भी एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था वहाँ पे। मतलब आपको यू नीड प्लेंटी ऑफ वाटर जो उसके अंदर। यानी ऐसा हो सकता है सर कि फॉर एग्जांपल एक सेक्टर को आप पिक करें, लेट्स सपोज दैट्स G11, और आपने वहाँ से लोगों के जितने छतों का पानी जो पाइप से यानी परनालों से नीचे गिर रहा है, उससे आपने ऐसा रास्ता प्रोवाइड किया कि वो आपके जो भी नियरेस्ट पार्क या एरिया जो आपने बनाया है, जहाँ पे आपने स्टोरेज स्पेस बना दिया है, कोई तालाब बना दिया है, वहाँ पर चला जाए, सारा पानी इकट्ठा हो जाए, वहाँ पे ट्रीट करें और फिर वो पानी आपका बोरिंग से नीचे चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन सर क्योंकि इस्लामाबाद एक प्लान्ड सिटी है, पक्की सड़कें, गलियां, सेक्टर्स, क्या वहाँ पर इस तरह के रास्ते जैसे भी शुएब ने कहा वो बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, फैसल मस्जिद का कितना बड़ा कैचमेंट एरिया है, उस कैचमेंट एरिया को उसको रन ऑफ वाटर कहते हैं ना, जो बारिश का पानी, उसको एक जगह जमा करके वहाँ से डायरेक्ट उसको जिना मार्केट है, सुपर मार्केट है, उसके अंदर हर जगह कर सकते हैं हम लोग, हर जगह। हमने किया ना, हमने इस्लामाबाद क्लब में किया, जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का पानी है ना, वो सारा जो बारिश का पानी हमने इकट्ठा कर दिया जगह करके। असल में है ये कि ज़मीन के अंदर एक प्याला है जो सदियों से पानी भरा हुआ था, हम लोग पानी निकाल रहे हैं, पानी अंदर डाल नहीं रहे वापस, क्योंकि पानी सड़क इस पे ज़मीन से उस लेवल तक जाने के लिए इट कैन टेक 5 to 30 ईयर्स डिपेंडिंग अपॉन दी सॉइल। सैंडी सॉइल है, ग्रेवल है, जल्दी जाएगा, क्ले सॉइल है, 30 साल के बाद हम निकाले जा रहे हैं, डाल नहीं रहे। तो आर्टिफिशियल तरीके से हम डालते रहेंगे तो वो उसका वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा। अच्छा सर, जिस तरह वाटर रिचार्ज की हम बात कर रहे हैं, अभी लेट्स सपोज हम इस्लामाबाद की बात करें कुछ पॉइंट्स की, तो वाटर रिचार्ज के बाद जो पानी का लेवल ऊपर आएगा वो सिर्फ इस्लामाबाद में होगा या इसके इर्द गिर्द के इलाकों में? नहीं, वो जो पूरा एरिया जो है ना, जहाँ तक उसका वो हमारा नीचे बाउल बना हुआ है, कुदरती बाउल है, उस सारे को रिचार्ज करेगा। उसकी आइडेंटिफिकेशन का कोई तरीका होता है कि ये कितने एरिया में ये पानी बढ़ेगा लेवल? वो तो जब आप डालते हैं ना तो डिफरेंट वेल्स हैं, वो पता चल जाएगा उस वेल में पानी ऊपर हुआ नहीं हुआ। लेकिन इस्लामाबाद में बहुत से वेल नकारा हो गए हैं क्योंकि पानी नीचे चला गया। ठीक। तो जब पानी उस पूरे एरिया में ऊपर आएगा तो पता चल जाएगा पानी ऊपर आ रहा है, कितना रिचार्ज हुआ। ज़बरदस्त। और सर जो रूफ टॉप गार्डनिंग, हम दोबारा उस पर आते हैं,
इससे हमारी फ़ज़ाई आलूदगी कितनी कम होती है? बहुत फ़र्क पड़ेगा जी हमारा, क्योंकि जब आप पानी देते हैं ना, डस्ट भी सेटल हो जाती है, यस, एनवायरनमेंट भी सेटल हो जाती है। अच्छा, एक और मैं बताऊं आपको, अब जो लेटेस्ट, मैं लैंडस्केपर भी हूँ, जो है लैंडस्केपिंग में करता हूँ सर। जी जी, अब किचन गार्डनिंग इज़ द पार्ट ऑफ लैंडस्केपिंग। ओके, जो बड़े फार्म्स हैं, ये बड़े घर हैं, उसके अंदर फ्रंट लॉन में एक साइड पे आप बड़ी खूबसूरत सी क्यारी बना के उसके अंदर किचन गार्डन बना सकते हैं। इट्स पार्ट ऑफ लैंडस्केपिंग। ओके, तो उसके अंदर आपने क्या लगानी है, आप जिस तरह टमाटर हैं, चेरी टमाटोज बेल लगा के करेंगे, वो टमाटोज बड़े खूबसूरत लगते हैं, यस, जस्ट लाइक फ्लावर्स। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप उसको लाइक जो मिर्चें हैं, मुख्तलिफ कलर की मिर्चें लगाएंगे, तो इट्स पार्ट ऑफ लैंडस्केपिंग एंड यू कैन कंज्यूम ऑल्सो। बिल्कुल वो ऐसे तो ही दोनों है। चीज़ें इसमें चल जाती हैं सर। तो आपकी अच्छी खासी बचत भी है, खूबसूरती उसके साथ साथ है। सर लेकिन इससे पहले जब आपने कहा ना कि जब मूली लगा सकते हैं, इसके अलावा कुछ सब्जियों का आपने जिक्र किया, अगर आप एक ओवरव्यू दे दें कि अभी हम नवंबर में हैं, आइंदा आने वाले 5-6 महीनों में हमें क्या करना चाहिए, अपने अपने जो भी स्पेस हमारे पास है, अगर नहीं है तो रूफ, वी हैव द रूफ टॉप, अगर आपके हाई राइज भी है तब भी छत पे आप कर सकते हैं, आप बैल्कनी में कर सकते हैं, क्या और क्या? कौन सी चीजें जो 4 सीजन हो? यस, ये अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जिस तरह मिर्चें हैं, आप पूरा साल आप एक दफ़ा लगा लें, वो 2-3 साल चलेगी। ठीक है। इवन बैंगन भी आपके 2-3 साल चल जाते हैं, उसकी कटिंग कर लें, बैंगन चलते रहेंगे। लेकिन जिस तरह अब ये सर्दियों की सब्जी लग रही है, इसके बाद गर्मियों की लगेगी, तो उसके लिए आपको बॉक्सेस तैयार करने चाहिए। अब आजकल ना आप देखें, फ्रूट में प्लास्टिक के क्रेट्स आते हैं, जी जी जी, वो लेके उस पर आप थोड़ा सा लाइनिंग ला के ना किसी बोरी की, ओके। उसके अंदर डाल दें, मिट्टी डाल दें। अच्छा, नहीं बोरी लगाएं, वो प्लास्टिक शीट ना लगाएं। शीट नहीं, क्योंकि थोड़ा सा हमको चाहिए कि उनको एयर मिलती रहे, ठीक है, एयरेशन होती ठीक है। है। तो उसको लगा के तैयार कर लें, उसमें खाद डाल लें, उसके अंदर मिट्टी डाल लें, उसके अंदर तैयार कर लें, और फैब्रिक के अंदर आप गर्मियों की सब्जी लगानी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो अब वो एक चार्ट है पूरा जी, वो मैं हॉर्टिकल्चर सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी हूँ जी। जी जी, बिल्कुल। तो हम लोग हर साल फ्लावर शो भी करते हैं, किचन गार्डनिंग की क्लासेस भी करते हैं। तो और आप जज भी होते हैं सर अक्सर? और जज भी होते हैं। मैं जज पूरी दुनिया जाता हूँ जी, ये फ्लावर शो बिल्कुल पे ऐसे ही एज है, ए बिल्कुल जज ऐसे फ्लावर ही शो है। पे जाते हैं हम लोग। ज़रा माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस है इतना अच्छा है। Right, तो ये फ्लावर्स जो आप गाइड की बात करें, इसमें फ्लावर्स के हवाले से भी कुछ है? इसके अंदर फ्लावर्स भी है, इसमें किचन गार्डनिंग का भी है, हर चीज पूरा होती है मैनुअल आपने तैयार किया? ये हमारा होता है जी, एनुअली मैगजीन होता है ये। अच्छा अच्छा, उसके अंदर पूरे साल में जो एक्टिविटीज हुई हैं वो आती हैं। ओके। और फिर इसमें स्पेशलाइज, जिस तरह कट फ्लावर को कितनी देर आपने रख सकते हैं, देर ओके, कट फ्लावर आप लगाते हैं ना, तो दूसरे दिन मुरझा जाता है। उसके देर आर फ्यू थिंग्स जिसमें आपको डाल के, मैंने फर्टिलाइजर डाल के कुछ करके आप उसको देर कर सकते हैं। और सर लोग आपके पास सीखने के लिए भी आते हैं? जी हाँ, मैं क्लासेस देता हूँ जी, किचन गार्डनिंग क्लासेस भी लेते हैं और कट फ्लावर्स की क्लासेस भी प्रॉपर कोर्स होता है हर चीज का अलग, फ्लावर्स के लिए अलग और किचन हर एक चीज़, किचन गार्डनिंग के अलग होता है, रूफ टॉप गार्डनिंग के अलग होता है, फिर कट फ्लावर्स के लिए अलग करते हैं। और उसके लिए क्राइटेरिया भी होता है आपका? अब बेसिकली हम ट्राई करते हैं हाउस वाइफ जो के इंटरेस्टेड हो। ठीक। और हमारा हर साल एक रोज एंड जैस्मिन गार्डन में बड़ा फ्लावर शो होता जी है। जी, बिल्कुल होता वो हम अरेंज करते हैं फ्लावर बिल्कुल शो सही वाला, उसके अंदर वेजिटेबल भी होती हैं, सब कुछ होता है उसके ठीक अंदर। है। ये मैनुअल किसी ने लेना हो तो कोई ऑनलाइन तरीका? नहीं, मैं आपको दे दूंगा। नहीं नहीं, हम नाज़रीन के लिए भी पूछ इसमें रहे आप हैं। इसमें जी ऑनलाइन है, मैं आपको इसी में एड्रेस है, ठीक है, आप उसमें वो हम दे शेयर भी कर देंगे नाज़रीन उसको ताकि आप ये करके ले तो सकें। और उसमें सर की करके कुछ गुफ्तगू तो ज़ाहिर है उससे हमने इस्तेफादा हासिल किया, बट ये मैनुअल जिसका सर ने जिक्र किया ये बड़ा अहम है, तो ये हम जरूर चाहेंगे कि आप इसको लेकर पढ़ें और अपने अपने स्पेस में इसको यूटिलाइज करें। और फिर पॉलिसी मेकर्स के लिए भी है कि किस तरीके से अपने अपने एरियाज़ को, सेक्टर्स को आपने इस तरह से डेवलप करना है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, जो पानी है वो कहीं पे इनकैशमेंट एरिया और वहाँ से नीचे बोरिंग करके जाएँ। आर्टिफिशियल तरीका है लेकिन ये इस वक्त की ज़रूरत है, बिकॉज हमें इस तमाम जो पानी हम ले तो रहे हैं लेकिन वापस ज़मीन को दे नहीं रहे। तो ये सर ने बड़ी अहम बात की कि हमें इस पर काम करना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, बहुत ही मजा आया आपसे गुफ्तगू करके। देखें ना, पैसों की बचत होगी अगर आप अपने अपने घरों में सब्जियां उगाएंगे, ताज़ा भी खाएंगे और पैसे भी बचाएंगे। पैसे भी बचाएंगे और आपकी ये रोज की टेंशन जी भी जी, खत्म होगी। ऑर्गेनिक खाएंगे, ऑर्गेनिक absolutely। खाएंगे, यस। और आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि मैंने शॉप से चीज़ ली है, पता नहीं ऑर्गेनिक है या सिर्फ लिख के लगाया हुआ था, क्योंकि आपने घर में उगाई, आपने उसमें मेहनत की। और वैसे उसका टेस्ट जो होता है वो बाकी बाहर वाली सब्जियों से भी डिफरेंट बिल्कुल होता ऐसे ही है। है। उसकी वजह ये है कि बाहर बहुत सी उसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह डाली जाती हैं, लेकिन आप जो घर में चीज़ बना रहे हैं, उगा रहे हैं, वो ज़ाहिर है साफ़ सुथरे माहौल में, साफ़ सुथरे पानी के साथ, आपकी आंखों के सामने, आपके खूबसूरत पौधे उसको उगा रहे हैं। तो आप खाएं जनाब, मज़े करें। अब ज़रा आ जाते हैं हम मुसलमानों की तारीख पे। एग्जैक्टली वो हमारे पास जो डिटेल है ना, आज एक खबर की बड़ी ही प्यारी वो खबर है। आप ये सोचिए
या एक सवाल खुद से कीजिए कि जनरली हमें देखते हैं ना कि ख़वातीन को खासे मसाइल का सामना करना पड़ता है तालीम के मैदान में। Exactly. बहुत से अंडर डेवलप्ड इलाकों में हमें ज़्यादा इश्यूज नज़र आते हैं। हाँ। तो इसलिए हमें ये ख़बर डिटेल से आज करनी पड़ रही है ताकि हम ये समझा सकें, बता सकें कि ये जो तारीख़ है ना यूनिवर्सिटीज़ की, यानी तालीम और तदरीस की, इसमें ख़ातून का बड़ा अहम रोल है। Yes. यानी दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी, इसकी बुनियाद भी रखी है तो एक खातून ने रखी है, मुसलमान खातून ने रखी है। मोहम्मद अब्दुल्ला अल-फ़ाहरी मराकश के ताजिर की बेटी फातिमा अल-फ़ाहरी, इन्होंने 859 ईस्वी में दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी थी। इस यूनिवर्सिटी की पूरी तामीर, उसकी तौसीफ फातिमा अल-फ़ाहरी ने खुद खड़े होकर करवाई। और बिल्कुल शुएब, आपने ठीक कहा कि इस यूनिवर्सिटी की जब हम बात करते हैं ना खुसूसियात की, तो सबसे मुनफरिद बात ये थी कि दुनिया में जो डिग्री का कॉन्सेप्ट था वो भी इसी यूनिवर्सिटी से आया था, जो कि एक मुसलमान खातून ने अपने ज़ाती अखराजात से तामीर करवाई थी। और यूँ तालीम का सिलसिला चल पड़ा और आज जो हम देखते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बन गई, यूनिवर्सिटियों में तालीम का सिलसिला जारी रहता है। तो इसके पीछे एक खातून की सोच थी, एक खातून की मेहनत थी, एक औरत की डिग्निटी की जब हम बात करते हैं, फिर तालीम से जब उसका ताल्लुक़ देखते हैं आज के माशरे में, हम बात तो करते हैं ख़वातीन की तालीम और तरबियत पे, ख़वातीन के माशरे में किरदार पे, लेकिन जब तारीख़ पे नज़र दौड़ाते हैं तो उसके सिरे हमें कहीं ना कहीं उसकी रूट्स हमें मिलती हैं मुसलमानों की तालीम और तरबियत में, उनके इर्तिका में, उनकी तालीम के हवाले से। चले जी, ये ख़बर तो शेयर की आपसे। अब ज़रा बढ़ते हैं आगे और अपने आज के आखिरी मौजू की तरफ चलेंगे। जुमे की मुनासबत से हमारा एक मौजू होता है और आज का जो मौजू ने चुना है वो है इद्दत। लेकिन उस पर गुफ्तगू करने से पहले नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत हासिल करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कारी शहजाद साहब। उनकी तरफ बढ़ते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। अनवर मसूद साहब का एक कलाम आज के लिए मैंने स्पेशल इसको इंतखाब किया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना। है सब्त तेरी ज़ात से तारीख़ बशर में, वो अज़्म जो थकता नहीं, ताइफ के सफ़र में, हाँ ए सैयदे सादात, इनायत की नजर हो, ए सैयदे सादात, इनायत की नजर हो, ये अहदे हवस डूब चला ज़ुल्मते शर में।